नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं प्रतिशत का। इससे पहले हमने प्रतिशत का अलग अलग बिंदुओं पर अध्ययन किया है। आज हम इस वीडियो में एक साथ पूरे प्रतिशत का अध्ययन करेंगे, फास्टली रिवीजन करेंगे, क्योंकि रिवीजन ऑफ परसेंटेज हम देखने वाले हैं। यहाँ पे विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाने वाले सवालों की हम यहाँ चर्चा करेंगे। तो एक बार आपका जैसे पहले का पढ़ा हुआ होगा तो इसका रिवीजन हो जाएगा। थोड़ा सा कोशिश रहेगी मेरी कि आपका वक्त जाया न हो, और साथ ही इस प्रकार के हर एक सवालों को मैं टच करता चलूँ जो लगभग प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। प्रतिशत हम पढ़ रहे थे भाई। प्रतिशत में आपको ऐसा सिंबल देखने को मिलेगा। सिंबल का मतलब है ऐसा सवाल जहां भी कहीं आए तो आपको 100 पर गणना करनी है भाई। ये आप पहले के वीडियो में आप देख चुके होंगे, पहले बेसिक नॉलेज आप लोगों को होगा। इन 100 पे आपको कैलकुलेशन करनी है, उसी का मतलब आपका प्रतिशत होता है। तो देखिएगा, सबसे पहले प्राइमरी टाइप के सवाल जो छोटी छोटी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, पुलिस वगैरह के एग्जाम में, जीडी वगैरह के एग्जाम में जो पूछे जाते हैं, नॉर्मल लेवल के जो सवाल है वो क्या है। तो सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन का आधारित सवाल क्या है, किसी भी स्टेटमेंट को प्रतिशत में बदलना। इस पे आधारित सवाल आपसे पूछे जाते हैं, स्टेटमेंट को प्रतिशत में बदलना। स्टार्ट में हमने चर्चा की थी, आपको कथन दिया जाएगा, उस कथन को सबसे पहले भिन्न में बढ़ाओ। भिन्न का मतलब जैसे आपको p बटा q लिखना है कहीं, ध्यान दीजिए मैं रेशनल नंबर की बात नहीं कर रहा, p बटा q लिखना है जैसे भिन्न में आपको, तो इन दोनों की इकाइयां समान होनी चाहिए। इन दोनों की इकाइयां समान मतलब जैसे p किलोग्राम है तो q भी किलोग्राम होगा, ये डिग्री है तो ये भी डिग्री होगा, ये मिनट है तो ये भी मिनट होगा, यानी ये दोनों की इकाइयां समान होनी चाहिए। इनकी इकाइयां समान होगी, आपका भिन्न बन जाएगी। भिन्न के बाद आप इसको गुणा कर देना है किससे, सीधा p बटा q जो उसको 100% से, ध्यान दीजिए 100 से गुणा नहीं करना है, 100%, क्योंकि 100 से गुणा करोगे तो इसका मतलब आपने भिन्न की वैल्यू को 100 गुणा कर दिया, 100 टाइम कर दिया आपने, तो आप इसको गुणा करोगे 100% से। ऐसा करने से जो वैल्यू आएगी वो आपकी किस में आ जाएगी, प्रतिशत, क्योंकि प्रतिशत आप लगा रहे हो यहाँ पे, तो जो वैल्यू आएगी वो प्रतिशत में आ जाएगी। जैसे छोटे छोटे एग्जांपल देखते हैं अपन, किस प्रकार के सवाल आपसे पूछेगा। सवाल पूछेगा 23 600 का कितना प्रतिशत है, जैसे ये सवाल आया। छोटे छोटे परीक्षाओं में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, 23 600 का कितना प्रतिशत है। तो 23 600 का कितना प्रतिशत है, पहले भिन्न बनानी है आपको, तो लिखना है 23। अब किसका पूछ रहा है, 600 का, तो 30 ऊपर रहेगा, 600 ऊपर से एक, ये थोड़ा सा बेस का आपको ध्यान रखना है। यदि आपको इसमें कंफ्यूजन है तो आप फर्स्ट वीडियो इसका देख लें, क्लियर हो जाएगा सारा। तो 30 600 का कितना परसेंट है, तो 30 बटा 600 गुणा 100, ऐसे चलना है भाई आपको, 100%। सॉरी यहाँ प्रतिशत लगा हो गया से 100, 0 से 0 आपका कैंसिल हो गया, 6 5 30, तो आपके पास वैल्यू आ गई 5 और प्रतिशत ये रहा भाई 5%। इस प्रकार आपको सवाल हल करने हैं। तो ये छोटे छोटे सवाल होंगे जो आपसे अक्सर कई बार पूछे जाते हैं, और इन सवालों की अपन यहाँ और चर्चा करेंगे जो छोटे छोटे प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो देखिएगा, ये तो सिंपल सा सवाल था। अब जैसे आपसे क्यों पूछ ले ए बी का कितना प्रतिशत है, सवाल है ए बी का कितना प्रतिशत, आपको फटाफट बताना है ए बी का कितना परसेंट है। ए बी का की के से में पर वगैरह जो होते हैं, जो बेस को इंडिकेट करते हैं, यानी आप कथन पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा बेस कौन सा, आधार कौन सा। ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको, बी को बेस लेके, तो a डिवाइड बाय b इनटू 100%, तो आपका आंसर आ जाएगा 100a डिवाइड बाय b%। ऐसा आपको कैलकुलेशन करना है। लास्ट ईयर कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है, जैसे x का कितना प्रतिशत है, x का कितना प्रतिशत है। कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर जो आपसे सवाल करता है, x का कोई चीज है वो स्वयं का 100% होगी, याद रखते हो तो ठीक है, नहीं भी है तो आपको फंक्शन मालूम है x का, तो x डिवाइड बाय x, यानी x इसकी वैल्यू चाहिए इस x का, तो x डिवाइड बाय x इनटू 100%, तो कैंसिल हो गया, तो 100% आ गया। इसका मतलब कोई जो राशि है वो यदि स्वयं की चर्चा करें तो अपने आप में वो 100% होती है। आगे हम इस चीज की और भी चर्चा कर लेंगे। तो ये तो था आपका सिंपल सा कि किसी स्टेटमेंट दे रखा है उसको परसेंट में कैसे इंडिकेट करोगे आप। जैसे यूं आ रहा है आपके पास कि 150 ग्राम 1 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है, ये आ गया। 150 ग्राम 1 किलोग्राम का कितना, अलग अलग इकाई है, यहाँ ग्राम है यहाँ किलोग्राम है। तो ध्यान दीजिए, मैं चर्चा कर रहा था, आप फंक्शन बनाओगे तो इकाइयां समान रखना है, तो आपको लिखना है 150 बटा, अब 1 किलो नहीं लिखना है, यहाँ पे ये ग्राम था तो यहाँ भी आपको ग्राम लेना है। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते तो 150, यदि ये ग्राम लिख रहे हो तो यहाँ भी आपको ग्राम लेना है। 150 ग्राम बटा 1000 ग्राम गुना 100%। इस प्रकार आप इसको सॉर्ट आउट कर लेंगे भाई। चलिए आगे चलते हैं। ध्यान दीजिए, हम भाई रिवीजन कर रहे हैं कि कैसे कैसे सवाल आपसे पूछे जाते हैं। अब अपने टेक्स्ट बुक लेके विभिन्न प्रकार की जो प्रतियोगी परीक्षाओं की किताबें आप लोग पढ़ रहे होंगे, वहां से सवाल निकले। फिर भी यदि आपको किसी प्रकार की समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में आके मुझे अवगत कराएं। और ध्यान दीजिए, ये वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए जो बहुत काफी समस्या उनकी डिमांड थी कि अलग अलग वीडियो ने बना के मैं उनका एक ही वीडियो में पूरा टॉपिक कवर करूं, जिससे उनके समय हो जाए ना हो, या फिर जैसे जो बच्चे बैंक वगैरह एसएससी की तैयारी कर रहे होते हैं उनके लिए नॉर्मल सा टॉपिक होता है अर्थमेटिक का,
तो उनकी डिमांड थी कि फटाफट 1 घंटे में हम इसको कवर करें। बाकी यदि आपको वैसे देखना है तो इसके अलग अलग वीडियो भी इस चैनल पे आप वहाँ चले जाइए और उसको देख लीजिए प्ले लिस्ट में। तो देखिएगा आगे चलते हैं हम। सवाल आया जैसे किसी बच्चे को 45 डिग्री, कई बार पूछा गया सवाल है सीधे वाला, एक बच्चे को 45 डिग्री का कोण बनाना था, उसने 45 डिग्री 27 मिनट का कोण बनाया। कई बार पूछा गया सवाल है पेपर में, एज इट इज लिखा हुआ कई किताबों में 45 डिग्री का कोण बनाना था, उसने 45 डिग्री 27 मिनट का कोण बना दिया। उसकी त्रुटि प्रतिशत बताओ आप, त्रुटि प्रतिशत। एक बच्चे को 45 डिग्री का कोण बनाने को आ गया, उसने 45 डिग्री 27 मिनट का कोण बताया, उसकी त्रुटि प्रतिशत। तो देखिएगा गलती किसने कितनी करी, उसने त्रुटि करी है 27 मिनट की। किस पर? 27 मिनट 45 डिग्री पर। तो कितना प्रतिशत त्रुटि है इसकी? तो देखिएगा आपको लिखना है 27/45। तो देखिएगा 27, ये तो मिनट है, ये डिग्री है। तो ध्यान दीजिए, आप भिन्न बना रहे हो तो उनकी इकाइयां समान रखोगे। तो 27 डिग्री है, ये मिनट है तो इसको मिनट में बढ़ाओगे, और 45 डिग्री को मिनट में बढ़ाने के लिए आप गुणा कर दोगे किससे? 60 से, और इनटू 100%। इस प्रकार आप इसको सॉर्ट आउट कर लोगे, यहां से जो वैल्यू आएगी वो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। फिलहाल हम फर्स्ट पढ़ रहे थे कि किसी दिए गई राशि को प्रतिशत में बदलना। आगे चलते हैं, जैसे प्राप्तांक है, पूर्णांक है, तो ये तो छोटे छोटे सवाल ऐसे तो शायद आप लोग कर लोगे। बस इतना ध्यान रखें कि भिन्न बनाते टाइम पे उसकी इकाइयां समान रखनी है भाई आपको। चलिए आगे चलते हैं अपन। दूसरा होता है जैसे आपको भिन्न दे रखी है, पहले से भिन्न दे रखी है, उसको प्रतिशत में कैसे बदलेंगे? तो उसको तो सीधा आप 100% से गुणा कर लेना है। अच्छा, इसमें सेकंड आता है प्रतिशत को भिन्न में बदलना, प्रतिशत को भिन्न में पढ़ना या बदलना एक ही बात है भाई। जैसे मान लीजिए यूं आता है 20%, तो 20% का मतलब क्या होता है? 20% का मतलब होता है 20/100, यानी इस चिन्ह का मतलब होता है 100 में से की गई गणना, यानी 20 100 में से, 15% 15 100 में से, 18% 18 100 में से, x% मतलब x 100 में से, p% मतलब p 100 में से। तो ये जो चीजें हैं, यानी प्रतिशत का मतलब हो गया वो गणना किसमें करनी है आपको? 100 पे। तो प्रतिशत को कैसे पढ़ोगे? भिन्न में। यदि किसी संख्या के आगे प्रतिशत लगा है, इसका मतलब वो कैलकुलेशन किसमें से की गई है? 100 में से, तो उसके बटे में आप 100 लगा के पढ़ लोगे। नॉर्मल चीजें, बहुत छोटे लेवल की बातें हैं ये। ध्यान से रिवीजन में मैं आपको सिर्फ रिवाइज यहाँ याद दिला रहा हूँ चीजों के बारे में, बाकी आगे जो क्वेश्चन आएंगे उनमें हम काम में लेंगे, इसलिए आप वहाँ आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, इसलिए मैंने एक बार इसका भी डिस्कस कर दिया दोबारा। अच्छा, ऐसा सवाल आता है 16 से 2/3%। ध्यान दीजिए, यदि यहाँ 16% होता तो आप पढ़ लेते 16/100। अब 16 से 2/3% है, इसको फास्टली कैसे पढ़ेंगे? तो देखिएगा, पहले मिश्र में साधारण में बढ़ाएंगे आप 16 के 48 और 2 50/3%। तो फास्टली हम इसको लिख देंगे 50/3। तो पहले से प्रतिशत का मतलब नीचे क्या रखना है? 100 आपको। अभी कैलकुलेट करोगे आप इसको तो 1/6 आ गया, इसका मतलब ये भिन्न बन गई। चाहे 16 से 2/3% कह सकते हो, चाहे 1/6 कह सकते हो भाई। इसी प्रकार आपको मैंने पिछले वीडियो आप देखोगे तो 1/1 से लेकर 1/20 तक की भिन्नों को कंप्लीटली बताया था। 1/2 क्या होता है, 1/5 क्या होता है। और यदि आप प्रतियोगी परीक्षाओं, खासकर बैंक वगैरह की यदि आप तैयारी कर रहे हो तो इन चीजों को तो अवश्य ध्यान में रखें। आप देखते पता चलना चाहिए 16 से 2/3 क्या होता है, 6 से 1/4% कितना होता है, 8 से 1/3 कितना होता है, 12.5 कितना होता है, ये सारी चीजें। चलिए अब हम आगे चलते हैं। यहाँ कुछ एक फंक्शन हम पढ़ेंगे, तो उन आगे चलने से पहले मैं आपको एक यूनिट मेथड बता रहा हूँ भाई। क्या है यूनिट मेथड? जैसे मान लीजिए x यूनिट का वैल्यू p है, मान लीजिए x यूनिट इज इक्वल टू p है, x जो है वो p है, और आपको y यूनिट का वैल्यू चाहिए कि भाई जिस हिसाब से x यूनिट का वैल्यू p है, यानी x प्रतिशत का वैल्यू p है, तो y प्रतिशत का क्या होगा? या x पेन p रुपए में आ रहे तो y पेन कितने रुपए में आएंगे। इस प्रकार की चीजें जो समानुपात पे आधारित है, ध्यान से फास्टली वीडियो तो शायद आपको बेसिक नॉलेज होगा समानुपात क्या होता है, विलोमानुपात क्या होता है। तो जो चीजें डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हैं, यानी समानुपात पे, सीधे समानुपात पे आधारित है, उनके लिए आपको सीधा मल्टीप्लाई करना है। जैसे x यूनिट की वैल्यू p है तो a की आ जाएगी p/x, और y की आएगी p/x into y। तो सीधा आपको पिछले वीडियो में आपने देखा होगा py/x। आपको ऐसा जब भी ऐसा सिस्टम बने, इसको इससे गुणा करना है सीधा, इसको इससे गुणा करके इसका भाग देना है। आशा करता हूं ये चीज आप समझ पा रहे होंगे कि x यूनिट का वैल्यू p है तो y यूनिट का वैल्यू क्या होगा, इसको इससे गुणा करके इसका भाग दे देना आपको। ये फास्टली करना है अभी, ये समय बचाएगा आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में। ध्यान दीजिए, आप ऐसे माना x है माना y ऐसे करोगे तो वो जमाना नहीं है। आप प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए पढ़ रहे हो, ना कि किसी एकेडमिक एजुकेशन के लिए आप पढ़ रहे हो। तो फास्टली आप हल जितना हो सके उतना आप समय, कम से कम समय में, मैंने बिना पेन को भी हल करना सीखे इन चीजों को। दूसरा, जैसे स्टेटमेंट में आपको पढ़ना सिखा रहा हूं, जैसे ऐसे आता है x y का 4/9 है, ऐसा कहीं लिखा है
तो आप ऐसा ना करें माना y इतना है तो x इतना होगा, नहीं, इसको सीधा पढ़ना सीखें। x y का 4/9 है, y का, तो y बेस है, स्टेटमेंट जो दिया गया है उसमें बेस पकड़ना सीखे। वैल्यू क्या है, बेस क्या है, तो x की वैल्यू कही गई है y का, y को बेस मान के, तो y का, तो y तो हो गया सीधा 9 और x हो गया आपका 4, यानी ये यहां से आपका दिमाग आपको एक सिग्नल देगा कि x यदि 4 यूनिट है तो जाहिर सी बात है आपका जो y है वो 9 यूनिट होगा भाई। तो ये फंक्शन देखिए x यदि 4 यूनिट है तो आपका y 9 यूनिट होएगा। इस प्रकार आपको पढ़ना है। दूसरा मैं आपको बताऊं, जैसे p है वो r का, या p r से 2/9 गुना अधिक है, ऐसे सवाल आता है। p r से 2/9 गुना अधिक है, जैसे एक तो यहाँ है, यहाँ अधिक है या कम वाले सवाल यदि आपके पास आते हैं तो आप कैसे करेंगे, p r से, तो r बेस है r से, तो r को तो लेना है 9, अब 9 से 2 गुना क्या है, ज्यादा, तो सीधा लिखना है यदि r आपका 9 यूनिट को इंडिकेट करता है तो जाहिर सी बात है p कितने को इंडिकेट करेगा, 9 पे 2 ज्यादा, तो सीधा आपको लेना है 11 यूनिट। यानी जब तक लोग x माने, r माने, p माने, उससे पहले तो आपके दिमाग में सिग्नल आ जाना चाहिए r इतना है, p इतना है। समझ पा रहे हो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं। तो ये तो बेसिक नॉलेज था, यानी पूर्व ज्ञान था जो इस टॉपिक को आगे हम पढ़ेंगे, आगे भी इसको बढ़ाते हैं, तो उससे पहले आपको अवश्य आना चाहिए, ये बेसिक नॉलेज है, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो चलिए ये तो था बेसिक। वैसे अब तक आपने प्रतिशत का अर्थ सीखा है। अब हम फटाफट चलते हैं फर्स्ट टाइप के फंक्शन के आधारित जो सवाल थे, उन फर्स्ट टाइप के फंक्शन को सवालों को देखते हैं। अभी आपने देखा है कि a डिवाइड बाई b को कैसे लिखेंगे, तो पुनः रिवाइज कर दो, a डिवाइड बाई b इनटू 100% है। दूसरा आपने देखा है x% यदि आता है तो आप उसको क्या पढ़ोगे, x डिवाइड बाई 100 पढ़ोगे। तीसरा आपने देखा है कि यदि x% इज इक्वल टू y है देन z% आपका क्या होगा, इसको आपने निकालना सीखा, तो आपका आंसर आया yz डिवाइड बाई x। ऐसे फास्टली करना है yz डिवाइड बाई x, या फिर ऐसे याद रखो जो आपको चाहिए उसको ऊपर लगाओ, z चाहिए z को ऊपर लगाओ, वैल्यू किसकी दे रखी है, x की वैल्यू दे रखी है, x नीचे लगाओ, गुणा में दिया गया मान y जो दिया था उसकी वैल्यू y लगा दिया आपने भी। तो ये छोटी छोटी 3 बातें अभी तक हमने डिस्कस करी। आगे चलते हैं। सिंपल सा सवाल है, प्रतिशत निकालना, कि आप प्रतिशत कैसे ज्ञात करोगे। सिंपल से सिंपल सवाल है, फंक्शन पढ़ रहे हैं 300 का 12%। ध्यान दीजिए 300 का 12% कैसे निकालेंगे, तो सीधे 12 या 36 हो गया, आपका आंसर हो गया, क्योंकि जिसके आगे 2 वो करना है भाई। तो निकालना है कैसे, 300 का मतलब लेना है पूरा, 12% को पढ़ना है 12/100। किसी राशि का प्रतिशत कैसे निकालेंगे, जैसे x का y% कैसे निकालना आपको, तो क्या करेंगे, x गुणा y/100, यानी इन दोनों को गुणा कर लेना है और किसका भाग देना है, 100 का। 100 का भाग किस लिए, इसके लिए, तो इन दोनों का गुणा करके 100 का भाग देंगे। जितना हो सके उतना पेन कॉपी से दूर रहें, जितना हो सके उतना पेन कॉपी से दूर रहें, सीधा मुजबनी हल करने की कोशिश करें आप। स्मार्ट स्टडी पे फोकस करिए, स्मार्ट जमाने के साथ आप देखिएगा। इन दोनों को गुणा करना है, 300 गुणा 12 बटे में आपको पता है प्रतिशत आएगा तो 100 भाग में जाएगा, 100 से 100 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो 12 या 36। तो जिसके आगे 2 जीरो है उसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता। आप पहले लगाओगे कुछ सोचोगे, जैसे ऐसे आता है 400 का 9% है, 400 का 9% वो हो जाएगा 9 36। ऐसे आता है 1200 का मान लीजिए 5% आता है, तो 12 5 60, यानी 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो रहे हैं आपके, फटाफट आपको ये करना है। अब मैं यूं नहीं कह रहा कि सिर्फ ऐसे सवाल में आप अधिकांशतः अपने टीचर्स के वीडियो देखे होंगे, आपको सिर्फ इतना पढ़ा के छोड़ दिया जाता है, क्योंकि ये तो बहुत सरल चीजें हैं, परीक्षा में ऐसे नहीं आने वाला। परीक्षा में आएगा 16 × 2/3, 17 × 1/9, इस प्रकार की चीजें। तो ये तो मैं आपको सिंपल बता रहा था। प्रतिशत कैसे ज्ञात करेंगे आप, प्रतिशत कैसे निकालना, जैसे x का y% निकालना है तो आपको करना है x गुणा y/100। तो ध्यान दीजिए यदि कहीं 2 जीरो मिल रहे हैं तो 2 जीरो से 2 जीरो आपके कैंसिल हो जाएंगे। अच्छा यदि 10% निकालना होता है तो आप एक स्थान छोड़ के, जैसे मान लीजिए किसी राशि का 1% ज्ञात करना, आपको 1% ज्ञात करना, तो क्या करना है, आपको 2 स्थान बाद दशमलव लगा देना है, 2 स्थान बाद दशमलव। 10% ज्ञात करना है, ये छोटी छोटी चीजें आपको आती है, ये कैलकुलेशन फास्टली करने में मदद करेंगी। 10% ज्ञात करना है तो आप 1 स्थान बाद दशमलव लगा दें, जैसे मान लीजिए वो आ गया 1389 का 1%। अब यहाँ कटने वाला कुछ नहीं, इसका 1% निकाला तो होना क्या था, 1389 गुणा 1/100। तो 1 से कैलकुलेशन करोगे, गुणा करोगे तो वैल्यू तो यही रहनी है, बटे में 100 का भाग देना है। तो यदि आपको 1% निकालना तो आप सीधा लिख सकते हैं 13.89, इधर से गिनना है इकाई दहाई से ऐसे। तो ये 2 स्थान बाद आपको क्या लगा देना, दशमलव। यदि आप इसको 10% निकाल रहे थे तो 10 से गुणा करोगे तो 1 जीरो तो आपका कैंसिल हो जाएगा। अब पॉइंट कितने स्थान बाद लगना, 1 स्थान बाद, तो हो जाएगा ये लो। तो करना क्या आपको, यदि फास्टली आप 1%, 2%, 3% निकाल रहे हो, 5 से कम आप कैलकुलेशन कर रहे हो, तो सीधा गुणा करके 2 स्थान बाद दशमलव लगा दीजिए, इजी हो जाएगा। 10 20 30 निकाल रहे हो तो सीधा गुणा करके 1 2 3 से 1 स्थान बाद दशमलव लगा दीजिए। तो ये तो था आपका x का y% निकालना। अच्छा यदि आपके पास प्रतिशत भिन्न में आ जाए, जैसे 16 से 2/3% ज्ञात करना, तो सबसे पहले जब ऐसा प्रतिशत आ जाए तो उसको आप पहले साधारण भिन्न में कन्वर्ट कर ले भाई, सीधा साधारण भिन्न में। साधारण भिन्न कैसे ज्ञात करते हैं, जैसे x का a/b ज्ञात करना आपको, x का a/b भाग क्या होगा,
x का a बटा b भाग। तो कैसे होता है x का मतलब गुणा a बटा b। ये लो ये हो गया x का a बटा b। मैं आपको शॉर्ट आउट करके बताऊं क्या किसकी चर्चा कर रहा हूं, 200 का 1 बटा 5 भाग। ये लो भाई 200 का 1 बटा 5 भाग क्या करें तो आप क्या करेंगे 200 गुणा 1 बटा 5, 1 बटा 5 से मल्टीप्लाई करना है आपको। तो उम्मीद है इस चीज को आप समझ रहे होंगे जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। तो ये प्रतिशत में कैसे लागू होगी, फटाफट आपको रिवीजन करना है, बिना पेन को भी सुनते जाना है फिल्म की तरह कि हो क्या रहा है। पहले की चीजें आपको ध्यान होंगी, आपको सिर्फ एक फिल्म की स्टोरी की तरह इसको देखते जाना, फटाफट हो जाएगा, इतना टफ नहीं है ये चीजें। तो देखिएगा यदि आपके पास सवाल ऐसा आता है कि 960 का 16 से 2/3% बताइए, ये सवाल आ गया कि 960 का 16 से 2/3% बताइए, तो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले इस चीज को फटाफट, यदि आप कंपटीशन के लिए पढ़ रहे हो तो मैं पुनः आपको याद दिला दूं, 1/1 से लेकर 1/20 तक आप फटाफट रिवाइज कर लें। 1/1 क्या होता है, 1 to 50% होता है, 1/3 33% होता है, 1/33 1/3 होता है, 1/4 25 होता है, 1/5 20 होता है, 1/6 16 से 2/3 होता है। इस प्रकार 14 से 2/7 को आप 1/7 लिखेंगे। तो आप 1/1 से लेकर 1/20 तक को रिवाइज कर लें। ध्यान रखें अच्छे प्रतियोगी की ये विशेषताएं हैं जो, क्योंकि टाइम यही बचा पाओगे आप, और तो कोई चीजें है नहीं आपके पास टाइम बचाने को। तो कैलकुलेशन को जटिल न बना के सरल बनाएं। तो सीधा देखिए 960 में रिवाइज कर रहा था, 16 से 2/3% कन्वर्ट इनटू सिंपल फ्रैक्शन, यू कैन गेट 1/6, देन यू कैन गेट द वैल्यू 16 से 96 होगा, 160 आपका आंसर आ गया। तो ये मुजबानी करनी है चीजें आपको। जैसे सवाल आता है आपका कि 700 का, अब सिंपल सा सवाल है 14 से 2/7% बताना है, तो जो बहुत सिंपल सवाल है कि यानी अलग से पत्ते आपके आंसर आना चाहिए। 700 का 14 से 2/7 आपको बताना है। तो जो बच्चा प्रतियोगी परीक्षा की हकीकत में तैयारी कर रहा है, जो तैयारी के वास्ते जो इस चीज को देख रहा है या समझ रहा है, उसके लिए सीधा क्या है, इसमें आपको 1/7 देखना चाहिए, 14 से 2/7% नहीं, सिंपल फ्रैक्शन में आपको 1/7 दिखाई देना चाहिए। जो 1/7 होगा 700 का 1/7 आपका आंसर आ जाएगा 100। यानी मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आपको ऐसे छोटे छोटे सवाल जो हैं वो ऐसे देखते ही बिना पेन चलाए आप सीधा मतलब क्विकली आप टिक करें। क्विक रिवीजन ही आप लोग कर रहे हो, तो आपसे उम्मीद भी है कि आप क्विक रिवीजन देखते देखते आप सीधा इन सवालों को इस प्रकार हल करें कि बिना पेन को भी आप इस पर टिक मारें। तो ये तो थे सिंपल सवाल कि इसका इतना परसेंट कैसे निकालेंगे, x का y% क्या होगा, x y का कितना प्रतिशत है, a b का कितना प्रतिशत है, तो भिन्न बना के कैसे प्रतिशत निकालेंगे, प्रतिशत को कैसे पढ़ेंगे, और अभी जो दिया प्रतिशत कैसे ज्ञात करना है, x का y% क्या होगा। तो जैसे x का y%, तो क्या लिख देना आपको x गुणा y/100। ये चीजें आप अभी लोग देख रहे थे। अब इससे आगे चलते हैं, इससे आगे के सवालों की अपन चर्चा करेंगे। तो सवाल कैसे होंगे, स्टेटमेंट देगा, स्टेटमेंट से आपको डेटा पिकअप करना है और डेटा पिकअप करके आपको सवाल हल करने हैं। तो चलिए चलते हैं उन सवालों की ओर। फंक्शन नंबर फर्स्ट जो था आपका उस पे आधारित सवाल। अब तक आपने प्रतिशत का अर्थ समझा है। इसमें क्या होगा, स्टेटमेंट आएगा, स्टेटमेंट से आपको डेटा लेना है और उस डेटा से आपको एक प्रतिशत की वैल्यू पता चलेगी और फिर दूसरे प्रतिशत की वैल्यू, डेटा से आपको फिर क्वेश्चन सोल्व करना है। ये फंक्शन होगा आपका। जैसे सिंपल से अपन फटाफट देखें, यूं आया किसी संख्या का 40% 500 है, किसी संख्या का 40% 500 है, तो उस संख्या का कुछ ही पूछ सकता है, मान लीजिए 25% क्या होगा, ये 60% क्या होगा। ये सवाल आ गया, आपको मैं इसको हल करना सिखा रहा हूँ, कैलकुलेशन आप खुद करेंगे, फटाफट पहाड़े वगैरह याद रखें जिससे आप फटाफट हल कर सकें इन चीजों को। तो ये सवाल आया कि संख्या का 40% 500, तो उसका 25% क्या होगा। ध्यान दीजिए, आपको किसी प्रकार की संख्या निकालने की आवश्यकता नहीं है, आप फास्टली इसको सीधा देखें। ये स्टेटमेंट आपको दे रखा था, कथन से आपको डेटा लेना है कि क्या कहना चाह रहा है। तो इस कथन का एक बेस है, मतलब किसी संख्या की चर्चा कर रहा है। ध्यान दीजिए, यहाँ किसी संख्या के, किसी चुनाव के, किसी व्यक्ति के वेतन की, किसी कस्बे की जनसंख्या की, किसी वस्तु के मूल्य की, नहीं ऐसे बहुत सारी चीजों की यहाँ चर्चा करेगा। तो जिसकी भी ये चर्चा कर रहा है उसको आपको कथन का बेस लेना है और वो बेस आपका इंडिकेट करेगा किसको, 100% को। मतलब यदि यहाँ से वो संख्या पूछता तो आप क्या लेते हैं, यहाँ पे 100% की चर्चा कर रहा होता। तो यहाँ सवाल है किसी संख्या का 40% 500, तो आपको सीधा लिखना है जिसकी चर्चा कर रहा है उसका 40% इंडिकेट कर रहा है किसको, 500 को। तो उस संख्या का 25% क्या होगा, सीधा देखना है। यदि 40% को 500 बढ़ा जा रहा है तो 25% को क्या बढ़ा जाएगा, बस ऐसे सवाल को तोड़ लेना है। 40%, आगामी सारे सवाल में आपको इसी फंक्शन पे आधारित कराऊंगा, लाभ हानि ब्याज बट्टा वगैरह सारे। तो ध्यान दीजिए इन चीजों पे। 40% का वैल्यू 500, तो 25% का वैल्यू क्या होगा, पहले सिखाया था आपको, एक का निकालोगे 500/40 आएगा, गुणा 25 करोगे। तो आपके पास दिमाग में बनना है 500/40 गुणा 25। वो एक स्टेप और खा जाओ आप, जितना हो सके मिनिमम से मिनिमम टाइम कंज्यूम करिए आप। तो सीधा आपका आंसर आने वाला था 500 गुणा 25/40, बस ऐसे कैलकुलेट करना था आपको, यानी 500 गुणा 25/40। यही सवाल ऐसे होता है, मान लीजिए कि किसी संख्या का x%
आर है, देखो फटाफट कैसे करना है, उस संख्या का p प्रतिशत क्या होगा ये आपको बताना है। किसी संख्या का x% आर है तो उसका p प्रतिशत क्या होगा, तो डेटा लेना था आपको x% इज इक्वल टू r, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p%, यानी पलक झपकते आपके आंसर आना चाहिए, नहीं कि ऐसे कंफ्यूज होए आप। एक स्मार्ट स्टडी कर रहे हैं आप, अपने आप में यकीन रखिए, आप ऐसे कंफ्यूज ना हो कि ये तो एक्स वाई आर एम पी वाले सवाल आ गए, हमारे बस की बात नहीं है, खासकर छोटी छोटी परीक्षाओं में पूछी जाने वाली चीजें। तो किसी, अब बताओ एक्स किसको मानोगे आप, उसने पहले कह दिया किसी संख्या का x% आ रहा है, तो जो बच्चे वैसे सवाल करते हैं माना वो संख्या x है, माना वो फलाना है, ऐसे नहीं भाई, इस सिस्टम को समझिए। अब सिस्टम क्या था, x यूनिट इंडिकेट कर रहा है r को, तो आपको बताना है इसी सिस्टम के अकॉर्डिंग p यूनिट किसको इंडिकेट करेगा, तो सीधा लिखना है आपको rp डिवाइड बाय x, बस हो गया सवाल, इसको इससे गुणा करके इसका भाग देना है। आशा करता हूं ये चीज आप समझ रहे होंगे। यदि यहां पे वो संख्या पूछ लेता तो वह संख्या क्या होगी, तो वह संख्या क्या होगी, ये लो ये सवाल आपसे पूछ लेता, किसी संख्या का x% r है तो वह संख्या क्या होगी, या किसका x% r है। देखो इस सवाल को ऐसे लिख सकता है। अगला सवाल था आपका किसका x% r होता है, किसका x% r होगा, यानी वो राशि आपको बतानी है जिसका x% r है, तो आपको क्या लिखना है, x% की वैल्यू तो आपको दे रखी है क्या r, जिसका है वो संपूर्ण पूछा, तो ध्यान दीजिए यदि आपसे संपूर्ण बेस की सवाल पूछे, संपूर्ण बेस की चर्चा करें, तो आपको वो लेना सीधा 100%, चाहे पहले x लिखा होगा y लिखा होगा, बिकॉज प्रतिशत का मतलब होता है पूरी चीज का वैल्यू 100 है, यानी 100 टुकड़े कर रहे हैं आप में से, आपने वहां से, तो देखिएगा x% का वैल्यू आ रहा है तो 100% का वैल्यू क्या होगा, तो सीधा लगाना आपको 100 into r डिवाइड बाई x, 100 r डिवाइड बाई x आपके आंसर आ गए। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें, इनको रट्टा मत मारना, कई बच्चे ट्रिक रट के ले जाते हैं कि ऐसा ऐसा सवाल में दिया जाएगा तो उसको के साथ फलाना ऊपर गुणा करेंगे, इसको नहीं, फंक्शन बनाना आपको, x% इंडिकेट कर रहा है आपको तो 100 किसको इंडिकेट करेगा, 100 r, ऐसे परसेंट के साथ यहाँ परसेंट लिखना है, वैल्यू के साथ वैल्यू लिखनी है। यदि क्वेश्चन मार्क के सामने जो आ गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लेना आपको, क्वेश्चन मार्क के सामने जो आ गया वो भाग में चला जाएगा, बस सिंपल सिंपल सी बातें, इनको याद रखते जाइए और सवाल हल करते जाइए। तो ये तो था सिंपल सिंपल सवाल कि आपको x%, r%, 72% ऐसे पूछेगा। अब ये व्यवहारिक कथन देखिएगा, आगे बढ़ते हैं, सवाल का और लेवल थोड़ा सा ऊपर करते हैं। अब हम सवालों की बात करेंगे, आपको व्यवहारिक स्टेटमेंट देगा, यानी दैनिक जीवन से जुड़े हुए स्टेटमेंट देगा, उन स्टेटमेंट का आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए, और उसके बाद वही बात है, वहां से आपको डेटा पिक करना है और फिर क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करना है। फंक्शन वही रहेगा, x% इंडिकेट कर रहा है r को, तो p% किसको इंडिकेट करेगा, ध्यान दीजिए आपको p चाहिए, और p चाहिए तो p के लिए क्या करोगे आप, p into r डिवाइड बाय x, यानी इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है r के साथ, और x का आपको क्या देना है, भाग दे देना है। तो देखिएगा भाई व्यवहारिक पर्सन कैसे देगा, किसी संख्या को तोड़ देगा, किसी कस्बे की जनसंख्या को पुरुष महिला में बांट देगा, किसी कक्षा के छात्रों को विद्यार्थियों को छात्रों में बांट देगा, पास फेल में बांट देगा। तो इस प्रकार की चीजें जहां 100 के टुकड़े करेगा, एक टुकड़े की वैल्यू आपको देगा, दूसरे टुकड़े के बारे में आपसे डिस्कस करेगा, उन सब चीजों के बारे में देखते हैं। सवाल है सिंपल सा, किसी संख्या के, ध्यान से देखिएगा, किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ देने पर, अब कई बच्चे इसका उत्तर 200 रट्टा मार के रखते हैं, भाई वो घटाने घटाने की बातें होती है। देखिएगा किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ देने पर वह संख्या प्राप्त हो जाती है, वह संख्या प्राप्त हो जाती है। वह संख्या क्या है, यानी एक संख्या की चर्चा कर रहा है, फटाफट देखिएगा, सवाल लिखने में थोड़ा टाइम हो रहा है भाई, क्षमा चाहता हूं, अपने पास इतने संसाधन है तो देखिएगा किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ देने पर वह संख्या प्राप्त हो जाती है, तो वह संख्या क्या है बताओ। कोई संख्या की यहाँ चर्चा कर रहा है, मैंने आपको पहले बता दिया जिसकी चीज की चर्चा करेगा वो अपने आप में 100% है, तो 100% जो है उसमें से 75% लिया आपने, तो 75% ले लिया, तो पीछे क्या रह गया, आपको पूरा दिमाग में ऐसे चला के रखना, जिस भी चीज पूरा 100% आपको यहाँ रखना है, समझ के पूरा 100% आप बोलते हो, बचपन से बोलते हो कि 100% लॉयल है या 100% ऐसा है, मुझे मतलब कई जगह आपने सुना होगा 100% पूरा का पूरा 100% आपको यहाँ ध्यान देना है। तो 100% का मतलब वो चीज पूरी है, उसमें से किसी संख्या के 75% में, तो मतलब 100 थी, वो अपना प्रतिशत देखते ही आपके दिमाग में आ जाएगा 100 थी, उसमें से 75% आपने ले लिया, ये जैसे ये है यूं, ये देखिएगा भाई, ये है 75%, ऐसा होता है 75%, ये आपके पास नहीं है, तो यदि आप इसमें 75 जोड़ दो, यानी ये इंडिकेट, ये 75 रुपए का सामान है, ये तो आपके पास ऑलरेडी 75, देखो 75 एक तो परसेंट है और एक 75 जोड़ना है, तो ये 75% को इंडिकेट कर रहा है 3/4 को, यानी 3/4 है, 1/4 नहीं है आपके पास, ऐसे भी कह सकते हैं, तो 75 चौक जो आएगा सीधा आपका आंसर आ जाएगा 300, बच्चे देखते ही इसका आंसर दे देंगे। तो देखिएगा 75% है, आप 75 जोड़ रहे हो तो वो संख्या प्राप्त हो रही है, इसका मतलब क्या हुआ आपके पास कि 25% नहीं है यहाँ पे,
तो इस परसेंट को पढ़ोगे तो आपके दिमाग में आएगा 25% की वैल्यू 75 है। भाई जो बच्चा इसको सीख गए, ये जो मैंने लिखा है, मैं उम्मीदवार से ये करता हूँ इस प्रकार व्यवहारिक कथन को आप पढ़ो और वहां से डेटा निकालो कि कहना क्या चाह रहा है। ये इस कहानी के वास्ते ये कहना चाह रहा था कि जिस नंबर की यहाँ चर्चा हो रही है उस नंबर का 25% क्या है, 75। अब 25% कहां से लाया, आपके पास 75% तो था ही, ये था, इसमें क्या जोड़ा 75, यानी जोड़ना क्या था, वैसे प्रतिशत की बात करें तो 25% जोड़ना था, यानी वो 25% जो है 75 रुपए का है, 75 उसकी वैल्यू है, तो 25% को इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे क्या 75। तो वो संख्या क्या है, आपको किसका वैल्यू निकालना है 100% का। तो कैसे करोगे, 75 गुणा 100 डिवाइड बाई 25, 75 आपके आंसर आ गया 300। ऐसे आपको हल करना है। देखिएगा किसी संख्या के 75% और 75 जोड़ देने पे कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। चलो किसी संख्या के 60% में, किसी संख्या के 60% में मान लीजिए 200 जोड़ देने पे, अब समझ लीजिए आप इसको आराम से, किसी संख्या के 60% में 200 जोड़ने से वो संख्या प्राप्त हो जाती है। तो बताओ वह संख्या क्या है, 60% में 200 जोड़ोगे, यानी आप 60% तो आपके पास है, आपको जाना कहां तक है, उस संख्या तक जाना है। तो उस संख्या तक जाना है तो कितना और चाहिए, 60% ऑलरेडी आपके पास है, तो 40% और चाहिए। तो आपकी कलम यहां से स्टार्ट हो गई, 40% इज इंडिकेट टू 200, यानी 40% आपका 200 को इंडिकेट कर रहा है। समझ गए भाई संख्या, भाई 200 की कमी थी, 200 जोड़ दी तो संख्या आपको मिल गई, मतलब 40% को इंडिकेट कर रहा है। तो वह संख्या क्या है, आपको किसकी वैल्यू चाहिए 100%। ध्यान दीजिए यदि वीडियो में किसी प्रकार से आपको दिक्कत है, समझ में नहीं आ रहा, तो प्लीज आप इससे पहले के जो धीरे धीरे बनाए गए वीडियो टॉपिक वाइज फंक्शन वाइज उनको देख लीजिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। ये उन विद्यार्थियों को बना रहा हूँ जो सिर्फ रिवीजन के नाते इसको देखने आए हैं। यहाँ पे 40% का वैल्यू 200, तो 100 का वैल्यू क्या होगा, आप सीधा लिखना है 200 गुणा 100 बटा 40, सीधा करना है आपको, 40 बन 200, आपकी वैल्यू आ गई 500। आशा करता हूं इस प्रकार के सवाल कर लेंगे। अच्छा, व्यवहारिक कथन से रिलेटेड सवाल और भी होते हैं, तो संख्या में जोड़ना, संख्या में से घटाना, जैसे और छोटे छोटे सवाल, कई सवाल है भाई, बहुत से सवाल है। यानी व्यवहारिक कथन देगा, वो कथन आपको पता होना चाहिए, उस कथन से आपको स्टेटमेंट लेना है और उस स्टेटमेंट से आपको सवाल आगे तक ले जाना है। जैसे एक सवाल आया कि किसी व्यक्ति के मूल वेतन पर, किसी व्यक्ति के मूल वेतन पर, से फिलहाल दिए 28%, मैं सीधा 28 कर देता हूँ, किसी व्यक्ति के मूल वेतन पर 28% भत्ता दे है, भत्ता दे है। एक व्यक्ति उसके मूल वेतन का 28% भत्ता दे है, यदि उसे कुल यानी भत्ता सहित, कुल मैं लिख देता हूं भत्ते सहित 64,000 रुपए मिलते हो तो उसका मूल वेतन बताओ। अब ये कहोगे वेतन से रिलेटेड सब इसकी अलग से ट्रिक रट्टा मार के जाओगे, आप ऐसा कुछ नहीं है भाई, आप स्मार्ट बनिए थोड़े से। व्यवहारिक कथन से रिलेटेड, व्यवहारिक जीवन से रिलेटेड कोई स्टेटमेंट देगा, उसका डिकोड कर दीजिए। डिकोड करना समझ रहे हो ना, अपने उसका जो कहना चाह रहा है उस चीज को आप समझ लीजिए और वहां से अपने अकॉर्डिंग डेटा क्रिएट कर लीजिए। तो किसी व्यक्ति के मूल वेतन पर 28%, ये लो 28% आ गया, इसका मतलब यदि उसका मूल वेतन 100 है तो उसको 28 क्या है, भत्ता दे है। तो उसे कुल कितना मिलेगा, 100 तो हो गया उसका मूल वेतन, 28 क्या है, भत्ता मिल रहा है, तो टोटल कितना मिलेगा उसे 128। तो आपके दिमाग में तीन बातें आएंगी। उस व्यक्ति का मूल वेतन 100 है, उसे 28% क्या मिल रहा है, भत्ता मिल रहा है, तो टोटल उसको क्या मिल रहा है, भत्ता, यानी वेतन से अलावा जो आपको दे होता है। ये व्यवहारिक बातें हैं जो आपके दैनिक जीवन से रिलेटेड है कहीं ना कहीं, तो कंफ्यूज मत होइएगा। मूल वेतन पर 28% दे, इसका मतलब मूल वेतन तो अलग है, 28% एक्स्ट्रा मिल रहा है उसको, भत्ता मतलब आप एक्स्ट्रा कह सकते हो उसको। तो 100 मूल हो गया, 28 भत्ता हो गया, तो मिलेगा कितना 128। अच्छा, उसे कुल मिल रहा है कितना 64,000। तो आपको इतना पढ़ते सीधा दिमाग में से आना 1 to 8% इज इक्वल टू 64,000। ये लो, समझ गए मैंने कहां से लिखा है, यानी 128% का वैल्यू 64,000 है। तो 128% कहां से लाया मैं, उस व्यक्ति को 100 तो मिल रहा है क्या, मूल वेतन, और 28 क्या मिल रहा है उसको, भत्ता। तो 28 भत्ता मिल रहा है, तो टोटल मिलेगा उसको 128। 128 का वैल्यू यहाँ कितना आ रहा है, 64,000। अच्छा, उसका मूल वेतन पूछा, तो मूल वेतन कितना आ रहा था भाई, 100%। तो देखिएगा क्या लिखना आपको, 64,000 गुणा 100 बटा 128, कैलकुलेट कर लीजिएगा भाई, मेरे हिसाब से 50,000 आ जाएगा यहाँ से। तो ये सिंपल चीजें हैं जो बेसिक चीजों व्यवहारिक जीवन से रिलेटेड है। खासकर इसके बाद चलते हैं चुनाव की ओर, चुनाव के सवाल आते हैं। तो चुनाव में सवाल कैसा आता है, देखिएगा कि दो उम्मीदवारों के चुनाव में एक उम्मीदवार, दो उम्मीदवारों के चुनाव में एक उम्मीदवार 58% मत प्राप्त करके 96 मतों से विजयी हो गया। 960 लिख देता हूं, 960 मतों से विजयी हुआ, ठीक है। तो पूछ लिया हारने वाले को कितने, हारने वाले
उम्मीदवार को कितने वोट मिले। ये ऐसा सवाल है जो आपकी किस्मत बदल देंगे। फौज पुलिस की परीक्षाओं में, पटवारी में, रिट में छोटे छोटे सवाल ये पूछे जाते हैं। तो देखिएगा ये सवाल यदि आप हल कर पा रहे हो तो हो सकता है कहीं आपका सिलेक्शन हो जाए। उनको छोटा ना समझे आप, और ऐसे छोटे छोटे सवालों में आप गलती करते हो तो हारने वाले उम्मीदवार को कितने वोट मिले। और करना क्या, एक्यूरेसी स्पीडली करना, आपको बहुत फास्ट करना है, साथ में एक्यूरेसी रहनी चाहिए आपकी। एक्यूरेसी समझ रहे हो ना आप, यानी त्रुटियां ना हो आपसे गणना में। करने वाले उम्मीदवार को कितने वोट मिले, ये लो हारने वाले को। अब सवाल आ रहा है व्यवहारिक जीवन से रिलेटेड कि दो उम्मीदवारों ने एक चुनाव लड़ा, एक इलेक्शन था, उसमें दो कैंडिडेट थे। वहां पे एक उम्मीदवार को मिल गया कितना, 58%। कोई फॉल्स नहीं हुआ, कुछ कोई डालने नहीं है, इस प्रकार की कोई घटना नहीं है, यानी 100% वहां पे वोटिंग हुई है। तो जितने वोट पड़े वहां से 58% लेके एक बंदा 960 से जीत गया। तो सीधी सी बात है, आपके दिमाग में आएगा सीधा कि बात क्या थी, ये यहाँ पे 960 मतों से विजयी हुआ। तो 960 किसको इंडिकेट करा, यानी आपका पूरा फोकस रहेगा इस डेटा कैप्चर में कि आपको ये डेटा पकड़ना है कि है क्या। तो देखिएगा आपको क्या करना है, मान लीजिए 100% है, ये माइंड में कैलकुलेशन करनी है, किसी प्रकार पेन नहीं चलना चाहिए। यदि आप यहाँ पढ़ रहे हो तो भाई देख लीजिएगा, वरना यदि इन चीज़ों के लिए आप पेन चला रहे हो तो प्लीज़ मेरा आग्रह है आपसे, एक बार ये सब छोड़ के दोबारा अच्छे से मंथन करें, छोटी छोटी चीज़ें आप सीखें, फिर इसके बाद आप यहाँ पे हाथ डालें। समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, क्योंकि ज़माना बहुत कंपटीशन का, फास्टली आपको हल करनी है चीज़ें। तो यदि आपको 58% समझने में दिक्कत हो रही है, 58% का मतलब आप समझ पा रहे होंगे 100 वहाँ है तो 100 में से 58 ले गए तो पीछे कितना बचा, 42 पीछे बच रहा होगा मेरे हिसाब से। तो जो बंदा 42 ले जाएगा वो हारेगा। अब देखिए 100% के दो टुकड़े हो रहे हैं, 58% और 42%, बस ये आपको माइंड में करना है। अच्छा 58 वाला जीत रहा है, अब आपके कईयों के दिमाग में हमें क्या पता चलेगा कौन जीत रहा है, अरे भाई जिसके 50 से ऊपर जाएंगे वो जीत रहा है। अच्छा ये हो गया विनर, ये जीतने वाला, ये हो गया हारने वाला। अच्छा हारने वालों को कितने वोट मिले, मतलब आपसे 42% की वैल्यू पूछ रहे हैं, लेकिन दिया क्या है 960 मतों से जीत गया। अब यहाँ देखिए जीत कितने से रहा है, 42% लिया, 58% लिया, तो 16% से जीत रहा है। तो क्या करना है आपको, 16% की वैल्यू लिखनी है सीधी 960। समझ गए, 960 को 16 क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि ये बंदा जीत रहा है, ये बंदा 42 तो ये ले ही आया। हार जीत का अंतर क्या है, 42 और 58 का जो अंतर है, 42% इसको मिले, 58 इसको मिले, 16% ज्यादा मिले। और वैसे भी 50-50 से बराबर होता है, 51 पे 2% का फर्क आएगा, 52 पे 4 का, 53 पे 6 का, 54 पे 8 का। आप बार बार प्रैक्टिस करोगे सीधा सीख जाओगे। 58 देख के आपके दिमाग में 16% आ जाना चाहिए था, यदि आप वास्तव में एक प्रतियोगी हैं तो 16% का वैल्यू हो गया 960। स्पीडली करना है आपको, बहुत स्पीड से चल रहा है। 16% का वैल्यू हो गया 960। हारने वाले को कितने वोट मिले, तो ऐसे नहीं है कि आप मूर्खों की तरह ये निकालेंगे कि टोटल वोट कितने थे, हार जीतने वाले नहीं, जितना दे उतना आपको पढ़ना है और जितना पूछे वो आपको बताना है। तो डेटा आपको दिया 16% इज इक्वल टू 960, देन यू कैन फाइंड, आप वैल्यू जो फाइंड आउट करनी है आपको वो है 42% की, तो 42% की वैल्यू आपको देखनी है। सीधा क्या करना है आपको, 42% गुणा 960 बटा 16%, ये लो कैलकुलेट हो जाएगा आपका 16 6 96, ये लो 0 6 2 12 6 24 1 25 20, ये आपका आंसर आ जाएगा। समझ पा रहे होंगे कैसे होगा सवाल आपका। तो ये थे उम्मीदवारों के, दो उम्मीदवारों के चुनाव वाले सवाल। तो देख लेना है, हार जीत का अंतर लेना है आपको वहां पे। ऐसे परीक्षा के सवाल आते हैं, मैं लिखूंगा नहीं, सीधा बता देता हूँ कि दो बच्चों ने परीक्षा दी, एक ने 24% प्राप्त किए और मान लीजिए वहां प्राप्त करने थे 30%, तो फेल हो गए 36 नंबर से। तो बच्चे को 30% लाने थे, 24 लाए थे, इस बात फेल होगा। अब कितने परसेंट से फेल हो रहा है वो, 24 और 30 का अंतर 6% वो बोल रहा है 36, तो टोटल मार्किंग क्या होगी 600। आशा करता हूँ छोटे छोटे सवाल तो शायद आप लोग देख ही लेंगे। तो ये थे व्यवहारिक कथन पे आधारित सवाल। कई बार होता है एक व्यक्ति अपने वेतन में से इतना परसेंट पुतली को देता है इतना, तो उन सबको यानी आपको करना क्या है, मैं उन सवालों की चर्चा कर रहा हूँ। व्यवहारिक सवाल जब आपके पास आए, चाहे वो चुनाव से रिलेटेड आए, अच्छा आपको किसी प्रकार के कोई फंक्शन में दिक्कत है तो प्लीज़ आप मुझे अवगत करा दें, मैं उन चीज़ों को एक्सप्लेन कर दूंगा। फास्टली मैं बता रहा हूँ आपको। पहले टाइप के सवाल थे नॉर्मल, तो जब व्यवहारिक कथन आता है उस व्यवहारिक कथन से आपको डेटा कैप्चर करने की कोशिश करनी है। आपके पास एक डेटा बनेगा, ऐसे सुंदर सा डेटा बनेगा, A% इज इक्वल टू B, ऐसे आपके पास डेटा बनेगा। फिर आपको बताना है जैसे B% की वैल्यू क्या होगी, बस ये सवाल आपका रहेगा। इस फंक्शन पे आधारित आपको सवाल करना है, सीधा इसको इससे BP इसको इससे गुणा करना है, A से डिवाइड कर देना है, बस ऐसी छोटी छोटी बातें हैं, तो इनको देखिएगा आप। अच्छा आप चलते हैं इससे नेक्स्ट पे, देखिएगा। अच्छा और छोटे छोटे सवाल बताऊं, देखिएगा। वैसे सवाल किसी संख्या में उसका 11 से 1/9% जोड़ देने पर यह 780 हो जाती है। 780 हो जाती है। मूल संख्या क्या थी? ऐसा सवाल आ गया भाई,
ये सवाल आ गया, यानी आपका प्रतिशत किसमें आ गया, भिन्न में आ गया। किसी संख्या में उसका 11 से 1/9% जोड़ देने पे 780 हो जाती है, मूल संख्या क्या थी। तो फटाफट क्या करना है आपको, मैंने आपको बार-बार बताया कि जब इस प्रकार के सवाल आए कि 11 से 1/9, 16 से 2/3, तो प्लीज आप इनको कन्वर्ट कर ले सिंपल फ्रैक्शन में। तो सीधा यदि आप पढ़ रहे हो 11 से 1/9% आपको दिखेगा 1/9 होता है। अब ये आपको यदि ये समझ नहीं आ रहा तो प्लीज आप पीछे के वीडियो में चले जाएं, मैं बार-बार आपसे कह रहा हूं। फटाफट देखो 1199 100 100/900 100/900 एक 900 कहां से लाया मैं समझ पा रहे हो इसकी एवज में, तो 1/9 बन गया। अब आपके पास सवाल है किसमें, देखना किसी में उसका 1/9 जोड़ा, तो आप रट्टा मत मारो भाई, जमाना बहुत आगे निकल चुका है, आप बस की बात नहीं है, आप रट्टा मार मार के गणित पास कर लोगे। तो किसी में उसका, इसकी भाषा समझना ही आपको जरूरी है, भाषा पूरी भाषा समझिए कहना क्या चाह रहा है। यदि आप इसकी भाषा समझ गए तो सवाल बहुत फास्टली कर पाओगे। किसी में उसका 1/9 जोड़ा, उसका 1/9, उसका 1/9 यानी 9 पर 1 जोड़ा, मतलब यदि वो 9 था तो आपने उसमें 1 जोड़ा। तो अब आपका माइंड आपको एक सिग्नल देगा, माइंड से तो सिग्नल आते होंगे, जैसे हर एक चीज को आप देखते हो, किसी चीज को आप देखते हो तो जाहिर सी बात है उस चीज के प्रति आपके माइंड से सिग्नल निकलते हैं, ये स्वस्थ मस्तिष्क की निशानी है। तो जैसे हर कहीं से तो आपके सिग्नल आते हैं, जैसे आपने कोई भी चीज देखी, उस चीज को देखते ही आपका माइंड कुछ सिग्नल देता है आपको, तो सेम ऐसे आपने यहाँ ये देखा, यहाँ से सिग्नल मिलेगा आपको, किसी में उसका 1/9 जोड़ा, तो आपका माइंड आपको सिग्नल देगा 1/9 था उसमें 1 जोड़ा। तो अब आपका माइंड क्या सिग्नल देगा, यानी वो मूल था 9, आपने जोड़ा 1, तो अब वो हो गया 10, ऐसा सिग्नल आपको देगा। ये सिग्नल आपके दिमाग में बन जाना चाहिए, और जिस दिन ऐसे सिग्नल बनने लगेगा ना, कंप्लीटली फास्टली इसको हल करोगे, 5-4 सेकंडों के सवाल है। तो ये जोड़ा है, इसको आप 1/9 पढ़ रहे हो, 1/9 जोड़ने का मतलब था 9 थी, 1 जोड़ा 10 बन गई, और बन कितने गई 780 हो जाती है। तो ये सब कहानी कह के आपसे डेटा बनाना चाह रहा है। तो 9 की 1 जोड़ा 10 हो गई, 10 हो गई आपके हिसाब से 10 यूनिट लिख सकता हूं मैं इसको। तो 10 यूनिट का वैल्यू क्या है यहाँ पे 780। मूल संख्या क्या थी, तो मूल संख्या क्या थी 9, ये लो 10 का वैल्यू 780, तो 9 का वैल्यू क्या होगा, करना वैसे आपको 780 गुणा 9/10, ये लो कैलकुलेट करना, 9 × 72 7, 9 7 63 7, ये लो 70, 700 तो आपका आंसर आ गया। आशा करता हूं आप ये चीजें कर लोगे शायद इस प्रकार से। अच्छा देखिए फटाफट, जब तक मैं इसको हटाऊं ये बता दो आपको, 6 से 1/4% जोड़ दिया किसी संख्या में, उसका 6 से 1/4% जोड़ देने से सीधा सिंपल सा सवाल लेकर आऊं, 850 हो गई, बस आप तो ये बता दो, या 900 हो गई, आंसर आपका आ गया 900 हो जाएगी भाई, कट जाएगा, ऐसा लिखा है सीधा सा। बताइए आंसर फटाफट, इतनी देर में आंसर आ जाना चाहिए था आपका। किसी संख्या में उसका 6 से 1/4% जोड़ देने पर यह 900 हो जाती है, मूल संख्या क्या थी। तो कैसे करेंगे, 6 से 1/4 जोड़ने का मतलब क्या होता है 25/400, 25/400 क्या होता है 1/16, या फिर इसको देखते या बता दोगे 1/16, 1/16 जोड़ने का मतलब 16 थी, फिर से सिग्नल देगा दिमाग 1/16 जोड़ना, 16 थी उसमें 1 जोड़ा 17 हो गए, तो 17 की वैल्यू है 800, कितना है 17 की वैल्यू, अच्छा 1/16 ही था कि, चलो 900 लिख दे, कोई बात नहीं भाई, बिना कटने वाले वैसे लिख दी मैंने यहाँ पे, पहले 850 लिखा था, 17 की वैल्यू 900 है, आपको फाइंड आउट करनी है 16 की कैलकुलेशन, यानी देख लीजिएगा इस प्रकार आपकी कैलकुलेशन होगी। चलिए आगे चलते हैं अपन, आशा करता हूँ ये चीजें समझ। अच्छा यहाँ घटाने के सवाल आए तो जैसे 17 1/16 था, 1 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ जैसे घटाने का सवाल आता कि किसी संख्या में उसका 6 से 1/4% घटा देने से 900 हो जाती है, तो आपका सवाल आता है 1/16 घटाने से, बस ये लिख देता हूँ यहाँ से 900 हो गई, इसका मतलब 16 थी 1 घटाया 15 आ गई, तो 15 का वैल्यू क्या है आपका 900 है, मूल संख्या क्या थी 16 का वैल्यू आपको बताना है। जैसे किसी मान लीजिए किसी अध्यापक की तनख्वाह अभी 11% बढ़ी है, तो सवाल आ रहा है किसी अध्यापक की तनख्वाह 11% बढ़ गई, ठीक है, अध्यापक की तनख्वाह 11% बढ़ गई, तो अब उसको मान लीजिए 22,200 रुपये मिलने लग गए, तो उसको पहले क्या मिलते थे 22,200 तो कहाँ मिलते हैं आजकल, मान लीजिए 77,700 मिलने लग गए। ऐसे सवाल आया किसी अध्यापक की तनख्वाह, अध्यापक का वेतन 11% बढ़ गया, तो अब उसे 77,700 रुपये मिल रहे हैं, ये लो, तो पहले क्या मिलते थे, तो 11% बढ़ गया, सीधा सीधा बताना 11% बढ़ने का मतलब होता है पहले मिल रहा था 100, इंक्रीज हुआ है 11, अब मिलने लगा 111, समझ गए होंगे आप, तो सीधा लिखना है 111 की वैल्यू क्या है 77,700, तो 100 की वैल्यू क्या होगी कैलकुलेट करना है, ये लो 111 7 बार हो जाएगा 70,000 पहले मिलते थे, समझ गए होंगे कैसे करना है सवाल को। तो ये तो आपके पहले फंक्शन पे आधारित सवाल, छोटे छोटे सवाल संख्याओं से आधारित, चुनाव से सवाल आ जाए, यानी आपको व्यवहारिक स्टेटमेंट दिया जाएगा, वहां से आप सीधा चलिए डेटा निकालिए, डेटा निकाल के आप सीधा यहाँ आ जाओ। देखिए एक छोटा सा सवाल, इसी फंक्शन के आधारित मैं सवाल लिख रहा हूँ, किसी संख्या में उसका p% जोड़ देने पर
p प्रतिशत जोड़ देने पर यह r बन जाती है, r बन जाती है। तो मूल संख्या बताओ। ये सवाल कैसे करोगे आप, मूल संख्या बताओ। आशा करता हूँ आपका आंसर सीधा लिखना है, आपको फटाफट आंसर लिख देना था। p% जोड़ देने पे r बन जाती है। उम्मीद कर रहा हूँ आप जिस दिन ऐसा लिखने लगे ऐसा ये लो, बस ऐसे करना है आपको। ऐसे घबराना नहीं है कि क्या हुआ, ये कोई मतलब बीजगणित की चीजें आ गई या कुछ और आ गया, ऐसा कुछ नहीं करना आपको। किसी संख्या में उसका p% जोड़ देने पे r बन जाती है, तो मूल संख्या क्या थी। तो देखिएगा कैसे करना है। किसी संख्या में p% जोड़ दिया तो 100% होता है मूल। भाई ध्यान से सुन लेना, ये मूल होता है। कुछ जोड़ दिया, जितना जोड़ा, जैसे 20 जोड़ा तो 120, 10 जोड़ा तो 110, r जोड़ा तो 100 प्लस r, वो तो जोड़ देने से 100 से आगे चले जाओ। घटा देने का मतलब होता है 10% घटाया तो 90, 20 घटाया तो 80। सीधा आपको ये पढ़ना है। कहीं लिखा मिले आपको 17% घटाया तो 83 आएगा, 17% जोड़ दिया 117, 12% घटाया 88 आएगा। समझ पा रहे हो मेरी बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसे फास्टली प्रैक्टिस करना, जोड़ना घटाने को 100 पे करना है आपको। तो p% जोड़ दिया, आपका माइंड आपको सिग्नल देगा मूल संख्या थी 100%, उसमें आपने ऐड किया है p%, तो अब कितना हो गया वो, अब हो गया 100 प्लस p। देखिएगा ये अचर राशि डायरेक्ट नहीं होगा, 100 p नहीं लिखेंगे, 100 प्लस p लिखेंगे आप। तो आपके हिसाब से तीन स्थितियां बनी। 100% वो पहले थी, p आप उसमें ऐड कर रहे हो, ये बीच की प्रक्रिया हो गई। इस प्रक्रिया के बाद आउटपुट आपका आ रहा है 100 प्लस p%, जिसको परसेंट वाला कह रहा है ये r बन गई। तो आपका सवाल है 100 प्लस p% इज इक्वल टू r, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 100%, यानी मूल संख्या क्या थी, ये लो। क्या करना है, 100 into r डिवाइड बाई 100 प्लस p, ये लो, यही आंसर था। या बिना लिखे बिना भी आप सॉर्ट आउट कर सकते हो। तो उम्मीद है आप लोग ऐसे छोटे छोटे सवालों को, छोटी छोटी समस्याएं जो परसेंटेज से रिलेटेड है, इनको आप हल कर लोगे। तो देखिएगा आगे चलते हैं आप अपन ध्यान से। प्राइमरी टाइप के सवाल अभी हमने करे हैं, ये थे फंक्शन फर्स्ट पे आधारित छोटे छोटे सवाल। जैसे x का x% क्या होता है, x का x% क्या होता है, सवाल आ गया x का x% क्या होगा। क्या आंसर आएगा आपका x 100, 12, 18, x स्क्वायर बटा 100। आपको सीधा करना है, x का x% क्या होगा, x गुणा x बटा 100। ये लो आपका आंसर आ गया x स्क्वायर डिवाइड बाई 100। ऐसे घबराना नहीं है आपको, तो जो मतलब फंक्शन मालूम है उस फंक्शन के हिसाब से चलते जाना है, बस देखना नहीं है क्या है, सेम प्रोसेस फॉलो करना है आपको। जो चीजें चाहिए वहां x लिखा हो, चाहे वहां 12 लिखा हो। अब आपके पास आता है फंक्शन नंबर आपका सेकंड। फंक्शन सेकंड क्या था, स्टार्ट से ऐसा अंतिम पे जा रहे थे। तो इसके बारे में सवाल हल करते हैं फास्टली। तो देखिएगा कैसे कैसे सवाल आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। यहाँ मिलेगा x% की इंक्रीज, y% की इंक्रीज या डिक्रीज, जो भी आपके पास आएगा। तो देखना, यदि बढ़ता है तो 100 प्लस लेना है, घटता है तो माइनस लेना है, ठीक है। बेस आपको लेना है 100। जैसे सवाल आया किसी संख्या में पहले 20% की वृद्धि, उसके बाद 30% की वृद्धि, तथा इसके बाद 20% की कमी की गई। यदि अब वह संख्या x हो तो पहले क्या थी, ये सवाल आ गया, पहले क्या थी। तो आपको ये फंक्शन मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। स्टार्ट से यदि लास्ट तक के चलोगे तो आपके पास ऐसे रहेगा 100 प्लस माइनस x डिवाइड बाई 100, ऐसे ही गुणा होता जाएगा आरंभिक राशि के साथ। 100 नीचे रहेगा मतलब, और वापस आओगे तो 100 आपका ऊपर रहेगा। इसके लिए फंक्शन नंबर 2 का आप वीडियो देख लें, समझ में आ जाएगा आपको क्या है। चलिए फिलहाल हम फास्टली एक बार पुनः आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे पहले 20 की वृद्धि, यानी ये संख्या थी, 20 की वृद्धि करोगे तो संख्या का 120% हो गया, संख्या का 120% ये आ गया। फिर इसमें 30 की वृद्धि की तो संख्या का ये जो आ गया उसका 130% यहाँ आ गया। फिर इसमें से 20 की कमी करी तो इसका 80% ये आया, और ये किस रूप में आया, x के रूप में आया। तो आपसे पूछ रहा है पहले वो संख्या क्या थी, तो संख्या क्या थी मतलब क्वेश्चन मार्क था यहाँ पे। तो आप स्टेप लिखेंगे क्वेश्चन मार्क इनटू 120 डिवाइड बाय 100 इनटू 130 डिवाइड बाय 100 इनटू 80 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू x। और आपको तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी थी, आपको क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है। तो आपको क्या करना है, आप पक्षांतरण करना पड़ेगा, और पक्षांतरण करोगे आप तो आपके पास आ जाएगा x इनटू 100 ऊपर चला जाएगा। तो फास्टली कैसे लिखेंगे आप, फास्टली यहाँ लिखेंगे x इनटू 100 डिवाइड बाय 120 इनटू 100 डिवाइड बाय 130 इनटू 100 डिवाइड बाय 80। ऐसा आपको करना है। यदि आप अंतिम राशि देके आरंभिक राशि आपसे पूछ रहा है तो 100 ऊपर रहेगा। यही ऐसे होता है कि आरंभ में वो x थी तो लास्ट में क्या होगी, तो आपका वो आंसर आता है x इनटू 120 डिवाइड बाय 100, उल्टा हो जाता है। तो ध्यान दीजिए, इस फंक्शन को आराम से समझिएगा आप एक बार क्या लिखा है ये।
अच्छा, कई बार यहाँ जनसंख्या वृद्धि जनसंख्या कमी के सवाल आते हैं, उनको आप ध्यान से फोकस करिएगा। इसके बारे में मैं पहले धीरे धीरे आपको बता चुका कि सवाल कैसे होते हैं। पुराने वीडियो में आप चले जाओ, वहाँ देख लीजिएगा। फंक्शन नंबर 2 कहीं लिखा होगा या 3 लिखा होगा, इस प्रकार का जो फंक्शन है वो आपको मिल जाएगा वीडियो में। तो देखिएगा, ऐसे सवाल है, किसी वस्तु की अवमूल्यन दर, कि वस्तु की अवमूल्यन दर, अवमूल्यन का मतलब समझ तो किसी वस्तु के मूल्य में कमी। किसी वस्तु की अवमूल्यन दर 20% वार्षिक है, किसी वस्तु के अवमूल्यन की दर 20% वार्षिक है यदि इसका वर्तमान मूल्य, किसी वस्तु के अवमूल्यन की दर 20% वर्तमान मूल्य 50,000 है, तो 3 वर्ष बाद मूल्य क्या होगा। कई बार सवाल पूछे जाते हैं 3 वर्ष बाद का मूल्य बताओ। देखिएगा भाई, ये सवाल आया छोटा सा, फंक्शन नंबर 2 क्यों बोल रहा हूं मैं इसको, क्यों ऐसे सवाल होंगे, क्यों सो नहीं ले रहे हम, अब क्या हो रहा है ऐसा, तो इन सारी चीजों के आंसर आपको मिलेंगे। अभी देखिएगा, किसी वस्तु के अवमूल्यन की दर आपके पास है 20% वार्षिक, इसका वर्तमान मूल्य 50,000 है, तो 3 वर्ष बाद क्या होगा। तो देखिएगा आपको क्या करना है, 50,000 है, 50,000 है, इसमें 20% वार्षिक के हिसाब से 3 बार कमी करनी है, यानी पहले 20% तोड़ दो, फिर जो आएगा फिर उसमें 20% तोड़ दो, फिर जो आएगा फिर उसमें 20% तोड़ दो, तो 20% तोड़ने वाला कितना बचेगा 80%, तो 50,000 गुणा 80/100, 80% निकाल दिया हमने। यानी 1 साल बाद हालत क्या होगी, सवाल को समझिए, इसकी भाषा को समझिए, आप लोग अच्छे से इसकी लैंग्वेज समझ के आप सॉर्ट आउट करिए। 20% अवमूल्यन का मतलब होता है आज जो चीज 100 है तो अगले साल वो 80 मिलेगी, फिर अगले साल जो है उसका 80% नेक्स्ट, यानी हर साल उसका पिछले साल का 80% होती है। तो जैसे स्टार्टिंग में 50,000 थी, उसका 80% आपको यहाँ मिला, फिर उसका 80% आपको यहाँ मिलेगा, फिर उसका 80% आपको यहाँ मिलेगा, तो 3 साल बाद क्या कहानी होगी कि बार बार वो उसका 80% होता जाएगा। तो आप जैसे इसको इस प्रकार सॉर्ट आउट करोगे तो आपके पास आ जाएगा 3 साल बाद का मूल्य। यदि ऐसे कहता कि आज 50,000 3 साल पहले का मूल्य, यदि यहां से सवाल आता 3 साल पहले का मूल्य, ध्यान दीजिए 3 साल पहले का मूल्य, तो आपको क्या करना है, 3 साल पहले के मूल्य में 50,000 गुणा 100/80 गुणा 100/80 गुणा 100/80। आशा करता हूँ आप इस चीज को समझ पाए होंगे। इस प्रकार के सवाल आपको पिछले वीडियो में मिल जाएंगे, देख लीजिएगा उनको। पीछे जाओगे तो 100 आपका ऊपर चला जाएगा, नेक्स्ट जाओगे तो 100 आपका नीचे रहेगा, और इस प्रकार आपको कैलकुलेशन करनी है, यानी अलग अलग साल के नहीं, एक साथ आपको कैलकुलेशन करनी है। तो देखिएगा, ये स्पीडली वीडियो है उन विद्यार्थियों के लिए जिनको मैथ्स का थोड़ा बहुत क्या, जिनका अच्छा सा नॉलेज है, वो रिवीजन के लिए उन्होंने कहा था, उनके आग्रह पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि फास्टली हमें रिवाइज करना है, यानी 1 घंटे में हम प्रतिशत को कैसे 1-1.5 घंटे में रिवाइज करें। तो देखिएगा, जनसंख्या से रिलेटेड सवाल है, कैसे हो जाएंगे। इसका फंक्शन ये है, किसी संख्या का, देखना, किसी संख्या के p% के r% का t%, 2prt है। ये देखिए, किसी संख्या के p% के r% का t% 2prt है, तो वह संख्या क्या है, तो वह संख्या क्या है। सीधा सीधा आंसर देना है आपको, 2 के आगे 6 जीरो लग जाएंगे, बस ये मैं आपसे चाहता हूँ। कैसे होंगे भाई, मैं भी यहाँ देख देख के फटाफट बता रहा हूँ कि ऐसा फंक्शन होगा तो ऐसे होगा, ना कि सवाल को पहले से क्रिएटेड है, ऑन स्पॉट क्रिएट हो रहा है, ऑन स्पॉट में लिख रहा हूँ, जैसे जैसे बातें चल रही हैं उसी के अकॉर्डिंग मैं आपसे सवाल क्रिएट कर करके यहाँ पे लिख रहा हूँ। और मुझे यही उम्मीद आपसे कि आप भी इस प्रकार के फंक्शनों पे आधारित सवाल बनाने लगे, हल तो क्या आप उससे एक स्टेप आगे जाएंगे, मैं आपसे उम्मीद रखता हूँ। तो देखिएगा, किसी संख्या के p% के r% के t% 2prt है, तो वो संख्या क्या है, तो फंक्शन इसका ये था, माना वो संख्या लेटर नंबर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क का p% का r% का t%, ये सामान्य विद्यार्थी करता है 2prt, सामान्य विद्यार्थी समझ रहे हो आप, ये नॉर्मल है। फिर प्रो आता है, प्रो कैसे करेगा, p/100 गुणा r/100 गुणा t/100 इज इक्वल टू 2prt। फिर आता है वो सुपर प्रो या सुपर मैक्स क्या बोलते हैं, वो सीधा लिखना है, आपको उसकी तरह करना है 2prt। आपको तो इसकी खोज में थे, इसकी तलाश करनी है, इसकी तलाश, और इसकी तलाश के लिए आपको हिमालय नहीं जाने की जरूरत है, ये सब यहीं मिल जाएगा कि हिमालय में कुछ नहीं करनी, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालने, इनटू वापस आ रहा है, लास्ट वैल्यू 2prt है, आपको फर्स्ट वैल्यू में आना है इनटू 100 डिवाइड बाय p इनटू 100 डिवाइड बाय r इनटू 100 डिवाइड बाय t। prt से prt कैंसिल, आपके पास क्या बच गया, 2 के आगे 6 जीरो, ये आपका सवाल हल हो गया। बस ऐसा, ये आंसर आप यहाँ देख के बता सकते थे, और ये कई बार पूछे जाने वाले सवाल है, बच्चे इसको छोड़ते हैं prt में है तो इसका आंसर भी prt में ही आएगा कहीं ना कहीं। इसमें देखिएगा उसका उत्तर इस प्रकार का निकल के आ रहा है, इसमें कहीं भी prt आपको दिखाई नहीं दे रहा है। पूर्ण रूप से ये अचर संख्या, एक वास्तविक संख्या आ रही है अचर राशि के रूप में, जबकि यहाँ सारी चर राशियां वेरिएबल्स हैं यहाँ पे, और ये एक पूरी अचर राशि आई है। तो देखिए इस प्रकार के छोटे छोटे फंक्शन है, इनमें फोकस करते रहिएगा।
जैसे एक ऐसा आता है कि उसने शेष का इतना परसेंट उसको दे दिया, फलाने का इतना परसेंट उसको दे दिया, उसमें भी यही चलता रहेगा। लास्ट में ऐसा है तो लास्ट से फर्स्ट पे आना है तो आपका 100 ऊपर रहेगा, फर्स्ट से लास्ट पे जाना है तो आपका 100 नीचे रहेगा। अच्छा, इसी का पार्ट सेकंड पढ़ते हैं अपन फंक्शन। आशा करता हूँ फंक्शन नंबर 2 आप समझ लो। जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या कमी, अवमूल्यन, मूल्य वृद्धि, मूल्यह्रास वगैरह के जो सवाल आप लोग देख रहे हो यहाँ पे, शेष का या संख्या के इतने परसेंट का इतना परसेंट। तो जैसे यूँ आ जाए किसी संख्या के x% के y% का z% क्या होगा, ये लो ये सवाल आ गया। p के x% के y% का z% क्या होगा, तो क्या करना आपको, p का x% फिर उसका y% का z%, p इंटू एक्स डिवाइड बाई 100 इंटू वाई डिवाइड बाई 100 इंटू z डिवाइड, बस हो गया सवाल। आपको सिंगल कैलकुलेशन सब्स्टिट्यूशन करना है, p x y z ये लो बटा 100 के आगे एक के आगे 6 जीरो, बस हो गया सवाल। ये आपका आंसर आ जाएगा। बस छोटी छोटी चीजें हैं, इसको आप ध्यान दीजिएगा। ये अक्सर किसी प्रतियोगी परीक्षा में ऐसे घूमती मिल जाएंगी और ये मिलेंगी और देखना या तो ये करियर बना देंगे या बिगाड़ देंगे, बस इतनी कहानी है इनकी और कोई खास। अच्छा, व्यावहारिक जीवन में कहीं काम में नहीं आएंगे आपको कि आप इन फ्यूचर जैसे जिंदगी जीने के तरीके आपको सिखाएंगे, ऐसा वैसा कुछ नहीं है भाई। सिर्फ प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आप लोग इसको पढ़ रहे हो और इनको उतना ही महत्व दो। मेरे कहने का मतलब ज़्यादा डीपली आपको फोकस करने की जरूरत नहीं है। सिंपल सिंपल फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स सीखिए, बार बार प्रैक्टिस करिए। आप जितना हो उसके मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप सॉर्ट आउट करिए, अपने आप आपका ये आता जाएगा टॉपिक्स आपको, देखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं अपन। यदि आपसे प्रतिशत में पूछा जाए, प्रतिशत में गणना करना, प्रतिशत में कैसे गणना करना कि कुल कितना प्रतिशत हुआ या कुल प्रतिशत प्रभाव ज्ञात करना। अच्छा, कुल प्रतिशत प्रभाव कैसे ज्ञात करेंगे आप देखिएगा। सवाल ऐसे आता है कि ये कस्बे की जनसंख्या है, पहले साल इसमें इजाफा हुआ या कमी हुई, फिर यही यहाँ आ गई, फिर दूसरे साल उन्हें इसमें वृद्धि हुई या कमी हुई, फिर तीसरे साल यानी 3 या 4 बार इसमें लगातार 2 बार 3 बार 4 बार वृद्धि या कमी होती रही, यानी ये स्टार्ट में था और ये लास्ट में आ गया, अंतिम आ गया। अब आपको बताना, आपने 2 या 3 बार, यानी इस चीज़ के फंक्शन को समझिए, आपने 2-3 बार प्रतिशत में कमी या वृद्धि करी है, यानी प्रतिशत में प्रभाव डाल रहे हैं, तो आपसे सीधा पूछेगा यहाँ से यहाँ तक आपको तो बताना कितना प्रतिशत प्रभाव हुआ, बस ये आपको बताना कितना प्रतिशत प्रभाव हुआ, ये सीधा बताना है। तो देखिएगा किस प्रकार बताना, सिंपल। जैसे कई बार सवाल आता है, आप ये फंक्शन सीख लोगे कि कितना परसेंट बट्टा हुआ, एकल बट्टा क्या है, समतुल्य बट्टा क्या है, ये सारी चीजें आपको यहाँ से क्लियर हो जाएंगी। कस्बे की जनसंख्या में 3 बार कमी या वृद्धि हुई तो कुल कितनी कमी या वृद्धि हुई, एक वस्तु का मूल्य में इतना परसेंट की दर इतना परसेंट है, हर साल उसका मूल्य इतना टूट रहा है, तो 3 साल में मूल्य कितना टूट गया। तो ये सब सवालों के लिए आपको क्या करना है, स्टार्ट आरंभिक राशि को सदैव 100 मानना है बस। अच्छा, मैं फास्टली जो ट्रिक वगैरह आएंगी 2-2 फंक्शनों के लिए वो चर्चा करूंगा। बाकी नॉर्मल तरीका इसका है, इसको 100 मानिए, 100 मान के कैलकुलेशन करते जाओ, बढ़ रही है तो 100 से बढ़ा, जैसे 20% बढ़ी तो आप 120/100 लिख दो, 20% घटी तो आप इसको 80/100 लिख दो। ये तो हो गया ये फंक्शन। अगले फंक्शन पे आप आइए, यदि यहाँ 30% बढ़ रही है तो आप इसको 130 बटा, यानी इसका फ्री स्वयं का इसका लिखना है, ऐसा नहीं कि पहले हम 120 लिख चुके तो अब 30 का 150 कर दे, नहीं, इसका खुद का लिखना है आपको। यहाँ पे इसका ये जो पद है वो यहाँ आएगा, इसका टर्म यहाँ लिखना है, इसका टर्म जो आएगा वो यहाँ आएगा। 30% की वृद्धि को आप 130 पढ़ोगे, मान लीजिए 20 की कमी हो रही तो यहाँ आप इसको 80/100 पढ़ोगे। इस प्रकार कैलकुलेट करोगे कि लास्ट में क्या होगा, जैसे 100 स्टार्ट से 100 कैंसिल होगा, 00 से 00, 0 से 0, ये हो गया 13 गुणा 64 आपको करना है, 13 गुणा 64/10 आपके पास आ गया। ये लो 13 चौक 52, 5 13 छिका 78, 78 5 83, ये हुआ क्या 83/10, चलो 83.2 आपके पास आ रहा है क्योंकि 2 बार कमी करी आपने। तो देखिएगा 100 जो थी वो आपके पास 83.2 आ गई, तो यहाँ से आपको पता चलेगा कितना परसेंट की वृद्धि है, कितना परसेंट की कमी है। तो देखिएगा 100 से 83.2 आने का मतलब क्या होता है, 100 थी 83.2 आ गई, मतलब टूट गई, 100 से कम आ रहा है मतलब जनसंख्या में कमी आ रही है, 100 से ऊपर आता है जनसंख्या बढ़ रही है। आराम से मतलब प्यार से इन चीज़ों को हल करिएगा, बहुत मैं इतना कह रहा हूँ, इतनी इजी चीज़ है, एक बार आप इसमें मन लगा लोगे सब कुछ भूल जाओगे, बहुत सरल चीज़ है। कम से कम आपकी जो एग्जाम है वहाँ तक तो आप इस पर फोकस रखें। 100 से 83.2 पे आ गए, मतलब कमी हुई है कितने की 16.8, तो आप सीधा लिख सकते हो उस कस्बे की जनसंख्या 3 सालों में 16.8% कम हो गई। तो ये थे नॉर्मल से सवाल। अच्छा, और जैसे इस पर सवाल कैसे होंगे वो देखिए, तो मैं आपको फंक्शन समझा रहा था यहाँ पे, आप चलते हैं सवालों की ओर कि सवाल कैसे होंगे यहाँ से। तो देखिएगा ये सवाल आ रहा है, बट्टे वाले तो हम लाभानी में चर्चा कर लेंगे। किसी वस्तु के अवमूल्यन की दर, किसी वस्तु के अवमूल्यन की दर 10% वार्षिक है,
सवाल है किसी वस्तु के अवमूल्यन की दर 10% वार्षिक है तो 3 वर्षों में इसका मूल्य कितने प्रतिशत घट जाएगा। ये लो, ये सवाल आ गया। किसी वस्तु के अवमूल्यन की दर 10% वार्षिक है तो 3 वर्षों में इसका मूल्य कितना घट जाएगा। आपको सीधा करना है 100 इंटू 10% अवमूल्यन है तो 90/100 1 साल बाद, 90/100 2 साल बाद, 90/100 3 साल बाद। 3 साल बाद इसका मूल्य चेक करिए, ये लो कैंसिल हो गया। 9 9 9 729/10, 10 का एक स्थान छोड़ के दशमलव लगा दीजिए 72.9। यानी जो चीज 100 थी वो चीज आज 72.9 हो गई है। तो 100 से बेहतर चले जाना मतलब कमी हुई है। अब आपको बताना कमी कितनी हुई है। तो 100 से 72.9 चले जाना मतलब 27.1% की क्या होगी, कमी। तो लिख सकते हो आप कि 3 सालों में, कभी ऐसे मत करिए ना भाई कि 10% वार्षिक है तो 3 साल में 30 घट गया ना। कमी होने के बाद 10 की कमी नहीं होगी। 9 का 9%, 9 का 10% 10 नहीं होता है। 9 का 10% क्या होगा, 0.9 होगा, 1 नहीं होगा, सॉरी। तो इस प्रकार यानी ये टूट गई, फिर टूट गई, फिर टूट गई, तो हर बार एक टूटी है। तो देखिएगा 27.1% की कमी आएगी। इस प्रकार की चीजें आप कर लेंगे। जैसे ये सवाल ऐसे ना हो कि 16 से 2/3% आ जाए, तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए भी तरीका देखिएगा। मैं आपको बताता हूँ क्या करना है क्या नहीं करना। अच्छा, 2 आ जाए, जैसे प्रतिशत में प्रभाव जब 2 ही पद हो तो 2 ही पदों का जैसे ±x% और ±y%, ऐसे 2 ही प्रभाव है। देखो 100 वाला तो आपका सार्वभौमिक है, वो तो आपके 2 हो 4 हो 5 हो सब जगह चलेगा। आपको यहाँ क्या करना है, जैसे 2 ही पद हो x और y, तो उसके लिए आपको क्या करना है, सीधा तरीका है आपके पास, ±x ±y ± डिपेंडेंट ऑन साइन ऑफ xy एंड xy डिवाइड बाई 100। ये लो, ये एक फंक्शन हो गया। यहाँ से यदि आपका वैल्यू पॉजिटिव आता है दैट मींस संख्या के मान में वृद्धि हुई है, नेगेटिव आता है संख्या के मान में कमी हुई है। तो करना कैसे, हुआ क्या है, यूं बढ़ा कैसे, सिंपल सी बात है। पहले आपने 30% बढ़ाया, ध्यान दीजिए मैं आपको मुजबानी सवाल हल करना सिखा रहा हूँ। 30% बढ़ाया, फिर 20% घटाया। अब बताओ उसकी हालत क्या है। पहले आपने उसको 30 बढ़ा दिया, फिर आपने उसमें से 20 तोड़ दिया। अब उसकी हालत का मतलब है वो कितना बढ़ गई है कितना घट गई। तो देखिएगा 30 बढ़ाया तो कहाँ चलेगी, 130 हो गई। फिर 130 में से 20 तोड़ दो तो 13 में 26 तोड़ दो। 130 का 20% कितना होता है, 26। तो 104 पे आ गए, मतलब 4 बढ़ गए। ये तो था सामान्य कैलकुलेशन, 100 लेके 100 गुणा 130/100 गुणा 80। अच्छा, 30 बढ़ गई, फिर 20 टूट रही है। तो 30 बढ़ी 20 टूट गई, तो सामान्य तौर पे आपको कितना दिखाई दे रही है, 10 बच रही है। 10 बच रही है, अभी प्लस का 10, कैसे 30 बढ़ाया 20 ही तोड़ा है तो 10 बच रही है। अच्छा, दूसरी बात, जो 30 बढ़ी थी ना भाई, देखो 20 तोड़ तो दिया आपने, ये तो नॉर्मल 20 किसका तोड़ा है, 100 का 20 तोड़ा है। ध्यान दीजिए, जो 20 तोड़ा आपने 30 बढ़ा दिया। देखो 30 बढ़ाने की कहानी मैं यहाँ समझाता हूँ। 30 बढ़ाने की कहानी ऐसे थी, एक तो 30 हो गया, एक तो 100 हो गया, सॉरी एक हो गया 30। ये 2 राशियां हो गई। 30 बढ़ाने का मतलब ये होता है एक 100 भी आपके पास है, 30 भी आपके पास है। अब बढ़ाने के बाद आप 20 तोड़ रहे हो, तो 20 तोड़ रहे हो तो 100 में से 20 टूटेगा आपका। तो 30 बढ़ा 20 टूट गया, एक तो ये बात हो गई। दूसरा जो 30 देखो 130 के 2 टुकड़े कर रखे हैं आपने, 100 में से 20 टूट गया तो 20 टूट गया। 30 का भी 20% टूटेगा, तो 30 का 20% वो लिख रखा है x का y%। ध्यान दीजिए, इस फंक्शन को मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ। 30 का 20% तोड़ना मतलब 4 बचेगा वहां से। यहाँ देखिएगा, आपने किसी चीज को x% बढ़ाया तो एक तो 100 हो गया, एक x हो गया, ठीक है, x% बढ़ाया, ठीक बात। उसमें से फिर y% तोड़ रहे हो, तो y किसका टूटेगा, एक तो 100 का टूटेगा और एक किसका टूटेगा, x जो बढ़ गया उसका। तो x का y% ऐसे निकालेंगे, x गुणा y/100। अब तोड़ रहे हो तो ये टूटेगा। अब फाइनल देखिए, स्टार्ट में कहां से थी, 100 पे, और ये कैलकुलेशन आपने करी है क्या, x बढ़ाया y घटाया, तो ये भी घटेगा। तो क्या बन गया, प्लस का x, यदि x बढ़ा रहे हो y घटा रहे हो, प्लस का x माइनस का y। अच्छा, प्लस माइनस अलग अलग चिन्ह हो गए, एक बढ़ रहा है एक घट रहा है, तो कंफर्म है एक घटेगा। अब कितना घटेगा, x गुणा y/100। तो ये हो गया x y/100, और यही आपका फंक्शन था। ध्यान दीजिए, इसको हल कर लेना है। तो याद रखिएगा इसका, जैसे 20% प्लस का 20% माइनस का 10%, तो क्या लिखोगे, 20 माइनस 10 माइनस 20 गुणा 10 घटा, यानी 20 में से 10 गया, कितना बचा 10। तो 20 का 10% 2 और तोड़ दो, तो 10 में 2 तोड़ दिया 8। समझ पा रहे होंगे, इस प्रकार से आपको हल करना है। यदि ये फंक्शन आपको इस प्रकार समझ में ना आए तो आप इसको 100 से भी हल कर सकते हैं। 100 इंटू 120 डिवाइड बाई 100 इंटू 90 डिवाइड बाई 100। इस प्रकार आपको सॉर्ट आउट कर लेना है। ऐसा करने से आपको प्रतिशत में वैल्यू पता चल जाएगी, कितना % बढ़ा है कितना % घटा है।
अच्छा, कई बार ऐसे छोटे छोटे सवाल आते हैं, ये तो चलो प्रतिशत में प्रभाव ज्ञात करने थे, ए से बी, बी से सी, सी से डी। जैसे एक संख्या ए है, फिर उसमें इंक्रीज कर दिया तो बी आ गई, फिर उसमें डिक्रीज कर दिया तो सी आ गई, पुनः इंक्रीज कर दिया डी आ गई, तो वो सेम फंक्शन आपको उसको पे आधारित करना। अच्छा, एक अलग प्रकार के सवाल होते हैं जो अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उनका क्या रोल है? एक सवाल देखिए, स्पेशल सवाल मैं यहाँ लिख रहा हूँ, विविध सवालों में से एक सवाल बीच में, जैसे जैसे मुझे ध्यान आ रहा है मैं ऐसे ऐसे करा दूंगा, क्योंकि रिवीजन वीडियो है तो आपने तो पहले प्रतिशत, रिवीजन वीडियो का मतलब आप समझ रहे होंगे आपने पहले सब कुछ पढ़ा हुआ है, आपका इसमें मतलब जो ज्ञान है वो पुनर्जीवित हो जाए एक तरह से, आप सिर्फ इसलिए इस वीडियो को देख रहे होंगे मेरे हिसाब से। यानी मैं ये सोच के ये वीडियो बना रहा हूँ कि आप लोगों को ये सब चीजें आती हैं या आपने इनका पहले अध्ययन कर रखा है, तो ये आपके अचेतन मन से चेतन मन में आ जाए। सिर्फ इतना काम करने का मैं ये कर रहा हूँ, ये कार्य देखिएगा। स्पेशल सवाल आया कि किसी व्यक्ति का खर्च 80%। एक सवाल है, कोई व्यक्ति का खर्च तो क्या है? व्यक्ति अपने वेतन का 80% खर्च करता है। व्यक्ति अपने वेतन का, एक व्यक्ति अपने वेतन का 80% खर्च करता है। एक व्यक्ति अपने वेतन का खर्च, देखिएगा 80% खर्च करता है, ऐसे समझ लीजिएगा भाषा को। मैं जो बोलना चाह रहा हूँ, एक व्यक्ति अपने वेतन का 80% खर्च करता है, तो ऐसी कंडीशन जो ही आपको स्टेटमेंट देखने को मिले, आपका माइंड आपको सिग्नल देना चाहिए। एक व्यक्ति अपने वेतन का 80% खर्च करता है, मतलब 100 कमाता है, 80 खर्च करता है, तो एक नई चीज आएगी बचत, वो पर्सन में लिखी नहीं होगी। आपका माइंड, आप क्योंकि व्यवहारिक जीवन से जुड़ी हुई चीजें हैं, 100 कमा रहा है, 80% खर्च करने का मतलब 100 में से 80, 100 कमा रहा है, 80 खर्च कर रहा है, 20 बचा रहा है, ठीक है, ये सामान्य अवस्था होगी। आगे सवाल है, यदि उसका वेतन 20% बढ़ जाता है, उसका वेतन 20% बढ़ जाता है, तो वह अपना खर्च 25% बढ़ा देता है। देखो, कई आदमी ऐसे होते हैं वेतन थोड़ा बढ़ता है, खर्चा ज्यादा बढ़ाते हैं, तनख्वाह बढ़ गई भाई। और कई ऐसे होते हैं कि वेतन बढ़ जाए 50% लेकिन खर्च 25% तोड़ भी देते हैं। तो आपको तो क्या करना है, आपको यहाँ व्यक्ति का विश्लेषण नहीं करना, आपको फैक्ट पे जाना है, सवाल हल करने हैं सीधे सीधे, और कुछ नहीं करना। तो उसकी बचत में कितने % की कमी या वृद्धि होगी, ये आपको बताना। सवाल था, किसी व्यक्ति का वेतन, कोई व्यक्ति अपने वेतन का 80% खर्च करता है, उसका वेतन 20% बढ़ जाता है, तो खर्च 25% बढ़ा देता है, तो उसकी बचत में कितने % कमी या वृद्धि होगी। ध्यान दीजिए, उसका वेतन 20% बढ़ जाता है, मतलब ये 20% की वृद्धि वेतन पे होगी, जो वेतन का चर है उस पे। मैं आपको ये समझाना चाह रहा था, बेस क्या है, अलग अलग राशियों के बेस कैसे कैसे काउंट करने होते हैं। खर्च 25% बढ़ा दिया, इसका मतलब जो 25% बढ़ा है वो सीधा 100 पे नहीं बढ़ा है, अपने खर्च पे बढ़ा है। तो देखिएगा, इन प्रकार के सवालों को हल करने के लिए आप इस प्रकार लिखेंगे, आय, व्यय और बचत। व्यय का मतलब खर्च है भाई। तो फर्स्ट स्टेटमेंट के अनुसार था, कोई व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है, तो उसकी आय हो गई 100, व्यय हो गया 80, तो बचत हो गई 20। तीनों पद बन गए 100, 80, 20। अब हुआ क्या, उसका वेतन 20% बढ़ गया, तो जो आय थी, ये 3 कॉलम आपको अलग अलग बनाने हैं भाई, आराम से देखिएगा। ये 20 कहां से लाया मैं, बंदा 100 कमा रहा है, 80 खर्च कर रहा है, 20 की बचत है। अब तीनों के अलग अलग बेस हो गए, आय का बेस हो गया 100, व्यय का बेस हो गया 80 और बचत का बेस हो गया 20। ध्यान से देखिएगा यहाँ पे सवाल को, उसका वेतन 20% बढ़ गया, तो ए ये लो, वेतन लिख देता हूं भाई, यहाँ आप कंफ्यूज हो रहे, वेतन या आय की बात है। वेतन 20% बढ़ गया, तो 20% का इजाफा किसमें करना है, 100 पे करना है आपको, तो वेतन हो गया, अब उसकी कमाई होगी 120। अच्छा, खर्च 25% बढ़ा देना है, तो खर्च में 25%, बस यहां आप गलती करते हो, ये चीज ध्यान से देखिएगा। व्यय 25% बढ़ा, तो 100 पे 25 नहीं बढ़ा है, व्यय पहले था 80 का 25% आपको बढ़ाना है। 25% का मतलब होता है 1/4, ध्यान रहे आपको, 25% का मतलब होता है 1/4। 25% 1/4 होता है, 80 का 1/4 कितना होता है 20। तो उसने व्यय कितना बढ़ाया भाई, 25% व्यय बढ़ाया ना, तो 25% किसका, 25 जोड़ना नहीं है इसमें, कभी आप 25 जोड़ के 105 ले आओ, नहीं, 80 का 25% बढ़ेगा, बस मैं आपको इतना समझा रहा था। 80 का 25% आप ऐसे निकाल लो, 80 गुणा 25/100, 25 चौका 100, 20 चौका 80, तो 20 बढ़ा दिया, तो 20 बढ़ाने वाला अब कितना खर्च करने लग गया 100। अब देखिएगा अगले स्टेप अपने आप आएगा आपके पास, कैसा सवाल है, 100 कमा रहा था, 80 खर्च कर रहा था, 20 बचा रहा था, अब 120 कमाने लग गया, 100 खर्च करने लग गया, तो बचेगा कितना। अब यहाँ पे ऊपर वाली चीज छोड़ दो आप, 120 बंदा कमा रहा है, 100 खर्च कर रहा है, तो बचा कितना रहा है 20। मतलब ऐसी थोड़ी का आदमी है, बस जितना बढ़ेगा उतना अपन खर्च करेंगे, फालतू नहीं बचाना। तो देखिएगा
ये पहले की बचत थी, यानी ये जो लाइन आपने लिखी है पहले की है, ये अब की है। तो पहले बचत 20 थी, अभी बचत 20 है, तो बताओ कितने परसेंट की कमी या वृद्धि आई? ना कमी और ना वृद्धि। देखिएगा भाई सवाल किस प्रकार हल हो रहा है आपका। आशा करता हूं ये चीज आप समझ रहे होंगे। तो ये था आपका फंक्शन नंबर सेकंड। अभी हम और फंक्शन पढ़ेंगे इससे रिलेटेड। हाँ, तो इस प्रकार जैसे अपन आधार 100 मान के दिए गए प्रतिशत की अपन गणना कर लेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। आप पढ़ते हैं अपन फंक्शन नंबर थर्ड। इस पे आधारित सवाल, इस पे आधारित सवाल होंगे। आपको दो राशियों की तुलना करनी है, दो राशियों की प्रतिशत में तुलना। देखिएगा कैसे करेंगे। प्रतिशत में तुलना करने का मतलब आपके यहाँ बेस चेंज हो जाएगा कि आप पहले 100 पे थे, फिर आप 120 पे चले गए। इस प्रकार तुलना करनी है। जैसे मान लीजिए एक राशि 100 है और एक राशि 120 है। मैं एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ फटाफट देखिएगा। तो यदि हम 100 को बेस मानते हैं तो देखते हैं कि 20 ज़्यादा है। देखिए दोनों का अंतर 20 है, लेकिन हम 100 को बेस मान के प्रतिशत कैलकुलेट करते हैं तो ये 20% ज़्यादा है। हम यूँ कह, जैसे इसका नाम A है, इसका नाम B है, तो हम यूँ कह सकते हैं B जो है वो A से 20% ज़्यादा है। लेकिन यदि हम इसी चीज़ की कैलकुलेशन है, इसी चीज़ की जो तुलना है वो B को आधार मान के करते हैं तो B 20 कम है, लेकिन किस पर? 120 पर। तो 20/120 गुणा 100। देखिए 20% ज़्यादा, इसका मतलब ये 100 था, ये 120 हो गया। यदि ये कितना कम है ऐसा आपसे पूछेगा तो ये 20/120 गुणा 100, ये लो 100/6 यानी 50/3, 16 से 2/3% आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिएगा यानी ये सेम तुलना कैसे करनी है आपको। ए बी से 20% ज़्यादा है तो बी ए से कितना परसेंट कम होगा, या बी ए से 20% ज़्यादा है तो ए बी से कितना परसेंट कम होगा। तो बेस, या तो ऐसे करो कि आप ऐसे बेस मान लो। यदि बेस आप नहीं मान रहे इस चीज़ को तो देखिएगा कैसे करना है कि सवाल आता है, किस प्रकार के सवालों की मैं चर्चा कर रहा हूँ। ए बी से x% अधिक है, ए बी से x% अधिक है, तो बताओ, ऐसे सवाल आपके पास आते हैं भाई, तो बताओ बी ए से कितने प्रतिशत कम है। ये सवाल आपके पास आ रहा है। क्या करना है आपको? एक तरफ ए लेना है, एक तरफ बी लेना है। मैं नॉर्मल फंक्शन समझा रहा हूं आपको, फास्ट ट्रिक से भी बताऊंगा आपको। ए बी से स्टेटमेंट को पढ़ना है और डेटा लेना है। ए बी से यानी बी से x% ज्यादा है, बी से, बेस कौन है? बी, x% ज्यादा यानी 100 पे x ज्यादा, यानी यदि आपका बी 100 है तो ए जो है ना वो इससे x% ज्यादा, x% ज्यादा, मतलब 100 + x है। ये लो भाई, दोनों राशि आपके पास आ गई। अब आपसे पूछ रहा है बी ए से कितना परसेंट कम है। ये जो बी है वो ए से, अब आपको बेस ये लेना है, इससे इसकी तुलना करनी है। तो अंतर तो x का ही है, लेकिन बेस क्या आ गया? 100 + x। तो क्या लिखेंगे आप? x बटा, यानी x कम है किससे? 100 + x से। ये 100 + x आ गया इंटू 100। ये लो भाई 100%, ये प्रतिशत में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपके पास सीधा क्या फंक्शन बन गया? यदि ±x% है, यानी a से b की तरफ जा रहे हो तो b से a की तरफ, एक चीज इससे x% ज्यादा है या x% कम है, इस प्रकार के आपके पास सवाल आ रहे हैं कि उसका वजन इतना ज्यादा है, उसका वेतन इतना ज्यादा है, तो उससे कितना परसेंट कम है। तो देखिएगा ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। यदि ये प्रोसेस ऐसे जा रहा है, यानी इसको बेस लिया हुआ है और ±x% वो शो कर रहा है वहां पे, तो आपसे पूछेगा इसको बेस लोगे तो कितना, इधर आओगे तो क्या शो करेगा। तो आपको क्या करना है? सीधा x लेना है, ओनली x, और नीचे लिखना आपको 100 ± x, यानी प्लस ज्यादा है तो प्लस ले लेना, कम है तो माइनस, और गुणा में लगा देना 100%। यानी जैसे ए बी से 20% ज्यादा है तो कितना कम है? 20 ज्यादा है तो लिखना 20/120 गुणा 100। 20% कम है तो वो कितना ज्यादा होगा? तो 20/80 गुणा 100। समझ पा रहे होंगे आप? इस प्रकार के फंक्शन आएंगे। या फिर आप दोनों राशियां देख लें, एक को 100 मान ले तो दूसरा आपके पास ऐसे आ जाएगा। चलिए इसी सवाल पे नई ट्रिक लगेगी, ना आपका फंक्शन लगेगा ना 100 लगेगा। तो कैसे करना है? ऐसे आ गया, ए का वेतन बी से 16 से ही 2/3% कम है या अधिक है। मान लीजिए ए का वेतन बी से 16 से ही 2/3% अधिक है, तो बताओ बी का वेतन ए से कितने प्रतिशत कम है। ये सवाल आपके पास आ गया। तो इसको किस प्रकार आप हल करेंगे देखिएगा। मैं आपको बार बार बता रहा था स्टार्टिंग से, जब भी आपके पास प्रतिशत इस प्रकार आ जाए तो प्लीज आप इसको कन्वर्ट कर लें सिंपल फ्रैक्शन में। और आपको पता होगा कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, 16 से 2/3% इंडिकेट करता है 1/6 को। क्यों करता है? वीडियो देख लें फर्स्ट वाला, उसमें पता चल जाएगा आपको। तो देखिएगा, आपको ए लेना है और बी लेना है। ए का वेतन बी से इतना अधिक है तो इसमें आपको ये दिखना चाहिए 1/6। अब पढ़ना है आपको कि ए बी से 1/6 अधिक है, ये लाइन बनी।
ये लाइन में वीडियो के स्टार्ट में आपको ऐसा पढ़ना सिखा रहा था कि आपको पूर्व ज्ञान है, ये मैं अपेक्षा करता हूं कि आपको पूर्व ज्ञान अवश्य आना चाहिए, पता होना चाहिए इन चीजों का। तो b से 1/6 ज्यादा, यानी 1 ज्यादा x पर 6 पर 1 ज्यादा, तो यदि b 6 है तो a 6 से 1 ज्यादा कितना हो जाएगा 7। तो यहां से वैल्यू निकालनी है आपको, b आया आपका 6, तो a कितना आएगा, 1 ज्यादा कितना हो गया 7। तो a और b के वैल्यू ने a आपका 7 हो गया और b आपका हो गया 6। अब आपको बताना, क्या बताना है, b का वेतन a से कितना कम है, यानी b जो है 6 है वो a से, a यानी 7, 6 7 से कितना कम है, कितना प्रतिशत कम है, तो 7 से तुलना करनी है, तो 7 से कितना कम है 1, प्रतिशत में निकालना है, 1 की कमी है किस पे 7 पे, तो 1/7 गुणा 100%, आपका आ गया 14 सही 2/7%। तो इस प्रकार के सवालों में आपकी ट्रिक फेल हो जाएगी और आपको फटाफट इस तरीके से यानी नॉर्मल साधारण भिन्न में कन्वर्ट करके आपको ये सवाल हल करना है। उम्मीद है आप इस प्रकार के सवालों को समझ गए होंगे। अब इससे आगे चलते हैं, खपत, मूल्य वृद्धि, मूल्य कमी वगैरह के जो सवाल है जो अक्सर परीक्षा में आते हैं, क्षेत्रफल से रिलेटेड चीजें जहां आती हैं वो चीजें देखिएगा। तो अब मैं आपको अगला फंक्शन बता रहा हूं, देखिएगा फंक्शन नंबर 4, फंक्शन नंबर 4 अंतिम फंक्शन है, फास्टली हम इसको देख रहे हैं। फंक्शन नंबर 4 मैंने आपको बताया था a इंटू बी इज इक्वल टू सी, यदि कहीं शो करता है तो c के तुलना करना या फिर a और b को एडजस्टमेंट करना। तो ये कहां लगेगा, ये मैं फटाफट बताता हूं, मूल्य गुणा खपत बराबर खर्चा, ये, या फिर वस्तु की प्रथम भुजा फर्स्ट विमा गुणा सेकंड विमा बराबर वस्तु का वस्तु का नाम है आकृति भी, आकृति का क्षेत्रफल। यहां जो बेसिक नॉलेज है आपको पता है, मूल्य परिभाषित होता है रुपए बटा मात्रा में, रुपए बटा मात्रा, इस प्रकार आपका मूल्य परिभाषित होता है। तो जैसे 20 रुपए की 5 चीज आती है तो मूल्य क्या हुआ 20/5, समझ पा रहे हो आप। 300 रुपए की 4 किलो चीज आती है तो 300/4, ऐसे मूल्य डिफाइन होगा आपका। तो ध्यान से देखिए इन सवालों को कैसे करना है। यदि आपको इस पर पूछे, यानी इन दोनों में चेंज करने, ध्यान से समझ लेगा, पहला फंक्शन मैं उठा रहा हूं, इन दोनों में चेंज करने के कारण इस पे कितना प्रभाव पड़ेगा। ध्यान दीजिए, कई क्या करते हैं क्षेत्रफल में ऐसी भी आती हैं जिनकी दोनों भुजाएं समान होती हैं, फर्स्ट भुजा गुणा सेकंड भुजा। अच्छा, मैं ये फंक्शन आपको इस प्रकार बताया था, ए बी गुणा सी गुणा डी बराबर इनका गुणनफल इंडिकेट करता है। तो हम चर्चा कर रहे हैं गुणनफल के मान में क्या परिवर्तन आएगा, कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा यदि इन समस्त राशियों में आप प्रतिशत में परिवर्तन कर रहे हो। तो पहले मैं चर्चा करूंगा खर्च में क्या प्रभाव पड़ेगा, क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा, आयतन वगैरह पे क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि हम इनके पीछे के जो चीजें हैं, यानी इनके जो मान लीजिए जो बेस हैं कि खर्च का बेस क्या है, इनको यदि हम चेंज कर दें तो क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हमारा फंक्शन क्या है कि वही है सेकंड टाइप का कि प्रतिशत में प्रभाव ज्ञात करना। तो देखिएगा इसके बाद हम इसका अगला हिस्सा पढ़ेंगे एडजस्टमेंट करना। तो देखिएगा फिलहाल क्या करना है आपको, फंक्शन सिखा रहा हूं आपको कि a इंटू बी इंटू सी इंटू डी इज इक्वल टू इनका गुणनफल है। तो सवाल ध्यान दीजिए, आप इतना दिमाग जरूर लगाएं कि रट्टा ना मारें कि कभी ऐसे हो कि ऐसे से बताया था वो किसका करना है, यानी हर एक फंक्शन को सेपरेट रखें कि ऐसा पूछा तो आपकी कलम कहां से स्टार्ट होगी। तो गुणनफल में प्रतिशत में परिवर्तन, प्रतिशत प्रभाव ज्ञात करना है, वो भी किसमें, गुणनफल में। तो गुणनफल किन किन चीजों को शो करता है, किसी चीजों का गुणनफल खर्च आता है, किसी चीजों का गुणनफल क्षेत्रफल आता है भाई, किसी चीजों का गुणनफल मान लीजिए आयतन आता है। तो ये चीजें गुणनफल को शो करती हैं, समझ पा रहे होंगे आप। अच्छा, इनके पीछे जो कारक होते हैं उन कारकों में यदि हम चेंज कर दें तो क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिएगा कैसे करना है, इन कारकों के लिए 100 कर लेना है इनटू जितने कारक हैं उतने पद आपको लिखने हैं। कारकों में वृद्धि कर रहे हो, जैसे 20% की वृद्धि को आप पढ़ोगे 120/100, 20 की कमी को आप पढ़ोगे 80/100। तो फंक्शन देखिएगा, सवाल में यहां लिख रहा हूं और एक सवाल में मैं आपको सारी चीजें समझाने की कोशिश करूंगा। वर्ग का क्षेत्रफल आए तो क्या करना है, वर्ग का आए तो क्या करना है, घनाभ का आयतन आए तो क्या करना है, घन का आयतन आए तो क्या करना है। सवाल लिख रहा हूं मैं, व्यंजक x² y के मान में कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा। ध्यान से देखिएगा सवाल को, व्यंजक x² y के मान में कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा यदि x को 20% बढ़ाया जाए, x को 20% बढ़ाया जाए तथा y को 25% घटाया जाए। ये लो, ये सवाल आ गया भाई।
व्यंजक एक्स स्क्वायर वाई के मान में क्या परिवर्तन आएगा यदि एक्स को 20% बढ़ा रहे हो और वाई को 25% घटा रहे हो। तो वही बात है, किसी वस्तु का मूल्य इतना बढ़ गया, उसकी खपत भी इतना परसेंट बढ़ गया घट गई, तो उसके खर्च पे क्या प्रभाव पड़ेगा। या फिर किसी वस्तु आकृति की पहली भुजा या पहली विमा को इतना बढ़ाया, दूसरी को इतना बढ़ाया, तीसरी को इतना किया, तो उसके आयतन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। इस प्रकार की चीजें आपको बताने, तो सॉर्ट आउट देखिएगा कैसे करेंगे आप। सिंपल सा है, फटाफट करना है। एक्स स्क्वायर वाई जनरेट, यानी इसमें तीन चीजें शामिल हैं, एक्स गुणा वाई, ये होता है एक्स स्क्वायर वाई। मतलब तीन चरों में परिवर्तन यहां हो रहा है। आपको सीधा प्रतिशत में परिवर्तन ज्ञात करना है, तो किसी प्रकार की सर्वसम्मिका, अलजेब्रा वगैरह का कोई चीजें काम में नहीं लेनी। बस आपको इतना पता होना चाहिए इसमें पद कितनी बार आ रहा है। इसमें 2 बार तो एक्स का पद आ रहा है, 1 बार वाई का पद आ रहा है। तो अब देखिएगा, प्रतिशत में परिवर्तन ज्ञात करना था, तो आप आरंभिक चीज को 100 लेके चले, चाहे जनसंख्या वर्दी में ज्ञात करना हो, चाहे बट्टे में ज्ञात करना हो, चाहे वस्तु क्या हो मूल्यन की दर ज्ञात करनी हो, आरंभिक चीज 100, यानी जो एक्स स्क्वायर वाई था वो कभी 100 को इंडिकेट किया करता। ध्यान दे, मैथ्स बैकग्राउंड वाले विद्यार्थी इसको एक्स स्क्वायर माइनस 100 एक्स स्क्वायर वाई लेके चलेंगे, माना ये व्यंजक इस प्रकार है, एक्स का नया पद लिखेंगे, ऐसा कुछ नहीं करना। सिर्फ आपको प्रतिशत में परिवर्तन ज्ञात करना है, तो एक्स स्क्वायर वाई को छोड़ दीजिए आप, और इनके जो कितना प्रभाव पड़ेगा वो प्रभाव की गणना करनी है, तो सिर्फ प्रभाव आपको बताना है। अच्छा, अब एक्स क्या हो गया, 20% बढ़ गया, तो यानी x जो पहले अर्थ दे रहा था उससे 20% इंक्रीज का अर्थ देगा। मींस यदि पहले 5 था तो अब 6 का अर्थ देगा। 20% का मतलब होता है 1/5। अच्छा, ऐसा नहीं जानते आप, तो 20% बढ़ने को आप लिख दीजिए 120/100, यानी जो x था वो 120/100 का काम करेगा। x 2 बार था तो गुणा 120/100 दूसरी बार आ गया गुणा। अब y का पद आपको देना है 25% घटाया गया। अच्छा, y को 25% आप घटा रहे हो तो y अर्थ देगा 75/100 का। 75 क्यों लिखा, 25% घट गया। 120 क्यों लिखा, 20 बढ़ गया। कैलकुलेट कर लीजिए, 00 से 00, 20 से 20, 25 3 75, 25 चौक 100, 4 4 3 12, और 12 नामा हो गया 108। ये देखिए भाई, इसका मतलब जो व्यंजक कभी 100 हुआ करता था वो व्यंजक आपका 108 आ गया। तो इसका मतलब आप क्या कह सकते हो, 8% की वृद्धि। बस इतना ही काम करना है। ध्यान दीजिएगा, सवाल को आप समझ रहे होंगे। इस प्रकार का यहाँ एक्स वाई जेड लगा सकता है। अच्छा, जिसका पद लिखे तो आपको पद लिखना है। अच्छा, यहाँ यदि वाई का पद नहीं लिखा होता तो यहाँ भी वाई का पद नहीं आता, सिर्फ एक्स के पद आते। आशा करता हूँ इस चीज को आप समझ गए होंगे। अच्छा, यही सवाल आपका इस प्रकार, यानी करना क्या है, आरंभिक को 100 ले लेना है और आपको अंतिम की गणना करनी है और 100 से उसकी तुलना कर लेनी है। समझ गए होंगे आप शायद इस चीज को। अब देखिएगा, खर्च वगैरह के सवाल एक बार अपन खर्च वाले सवाल कर लेते हैं। देखिएगा, खर्च का मतलब होता है क्या, मूल्य गुणा मात्रा बराबर उस वस्तु पे होने वाला खर्च या व्यय, ये होता है। तो देखिएगा, सवाल है आपका, यानी इसको भी हम चेंज करेंगे, इसको भी चेंज करेंगे, तो इसमें क्या प्रभाव पड़ेगा। वही एक्स और वाई का व्यंजक है, यानी एक्स को भी चेंज करेंगे, वाई को भी चेंज करेंगे, तो एक्स वाई में क्या प्रभाव पड़ेगा। इसका फंक्शन मैं आपको पहले समझा चुका है। यदि एक को ही चेंज करेंगे तो उतना ही प्रभाव इसमें पड़ेगा, और दोनों को चेंज करेंगे तो हम 100 लेके कैलकुलेशन करेंगे। फटाफट देखिएगा, सवाल आ रहा है, चावल का मूल्य 50% बढ़ गया भाई, चावल का मूल्य 50% बढ़ गया, तथा इसकी खपत। अब देखिएगा सवाल, चावल का मूल्य बढ़ गया तो आपने इसकी खपत 20% कम कर दी, इसकी खपत 20% कम कर दी गई। तो बताओ, ध्यान दीजिए, हम गुणनफल पे प्रभाव ज्ञात कर रहे हैं, उसके बाद एडजस्टमेंट सीखेंगे भाई। तो बताओ, चावल के खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ऐसे सवाल जहां खर्च की बात करें, यानी फाइनल जो राशि है गुणनफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा, हम उन चीजों की चर्चा कर रहा हूं। मैं सेपरेट करके आपको बता रहा हूं। एक थोड़ा सा स्मार्ट बन के आप पढ़िएगा, तभी आपको ये चीजें समझ में आएंगी, अन्यथा आप सबको एक जैसा करके चलोगे। अच्छा, कल को हम पढ़ेंगे मूल्य और मात्रा पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आपस का मतलब एडजस्टमेंट होगा। और गुणनफल की बात कर रहे हैं तो इन दोनों कारकों के कारण इस पे आया हुआ परिवर्तन हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो देखिएगा, मूल्य 50% बढ़ गया और खपत भी, यानी दोनों राशियां चेंज हो रही हैं, तो जाहिर सी बात है खर्च पे दोनों कारकों का प्रभाव पड़ेगा। ध्यान दीजिए, यदि खपत वही रहती, एक ही कारक का प्रभाव पड़ता तो सीधा प्रभाव डलेगा, यानी मूल्य 50% बढ़ गया, खपत को चेंज नहीं करा तो खर्च भी सीधा 50% बढ़ जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहां क्या करना है, आपको सीधा 100 से लेना है। पहला कारक, ये कारक 50% बढ़ा तो आपको सीधा लिखना 50 बढ़ने को 150/100, 50 बढ़ गया, 100 से 50 बढ़ा के चलो गुणा। दूसरा कारक जो है वो 20% की कमी दिखा रहा है, 20% कमी को आप पढ़ोगे 80/100, ये लो कैलकुलेट कर लीजिए, 15 अंटे हो गए 120। ठीक है भाई, अब देखिएगा क्या हो रहा है आपके पास, 120 आ गया, मतलब जो चीज 100 थी, यानी पहले चावल का खर्च जो था वो 100 रुपए था, आजकल कितना हो गया 120, तो सीधा लिख दीजिए 20 ज्यादा तो 20% बढ़ जाएगा, अधिक हो गया तो 20% बढ़ गया। आशा करता हूं ये सवाल आप समझ गए होंगे। यानी अब यहां खपत में कितना ही चेंज करे, मूल्य में कितना ही, आपको फाइनल वैल्यू एक्स वाई जेड, मैंने पिछले व्यंजक से आपको बता दिया कि व्यंजक पे आधारित सवाल किस प्रकार आप करोगे, गुणनफल में चेंजमेंट आए तो आपको किस प्रकार करना है। अच्छा, यही सवाल यदि आपका इस पे होता, किसी
आयत का क्षेत्रफल वगैरह, यानी एक एक सवाल पे वीडियो बड़ी पड़ी है दुनिया की। आपको फालतू टाइम वेस्ट नहीं करना, अपना करियर पे फोकस करते हुए आपको देखना कि क्या चीज आपके लिए उपयोगी है क्या अनुपयोगी है, वरना फालतू के दुनिया भर के आपके पास इस प्रकार के एक एक सवाल को लेकर वीडियो भी खूब सारे पड़े। आप स्मार्ट बनिए, सिर्फ फंक्शनों पे फोकस करिए। गुणनफल को कैलकुलेट कर रहे हो, प्रतिशत में प्रभाव ज्ञात कर रहे हो, सोच से स्टार्ट करके चलना है। खर्च वाले सवाल अभी हमने देखे हैं, क्षेत्रफल वाले सवाल हम देखते हैं। तो क्षेत्रफल को हम दो कैटेगरी में बांट रहे हैं। क्षेत्रफल का मतलब एक तो ऐसी आकृतियां हैं जिनमें केवल एक ही भुजा होती है, जैसे वर्ग है, वृत्त है, घन है, जो सदैव समरूप आकृतियां हैं, ये सदैव समरूप वाली आकृतियां। इसमें सिर्फ ए यानी एक ही भुजा के पद बार बार रिपीट होते हैं। अन्य आकृतियां जो रह गई जैसे आयत है, आपका त्रिभुज है, ठीक है, अन्य जो कोई चतुर्भुज वगैरह आ रहे हैं जो भी हैं, जिनमें क्षेत्रफल दो अलग अलग इकाइयों से निरूपित किया जाता है। जैसे मैं चर्चा कर रहा हूं, जैसे वर्ग का क्षेत्रफल, कई बच्चे इसकी इतनी ट्रिक याद करते हैं, भगवान जाने की, मतलब एक ट्रिक से जैसे सिलेक्शन ले बैठते हैं। आपको क्या करना है, आपको इसमें से पता लगाना कि फंक्शन क्या है, बस यानी शांत तरीके से फास्टली हल करना है। जैसे वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा, ठीक है भाई। अब जैसे आपसे स्मार्ट बनिए, भुजा गुणा भुजा वर्ग का क्षेत्रफल होता है। तो यदि आपसे क्षेत्रफल में प्रभाव पूछ रहा है तो भुजा का पद कितनी बार लिया जाएगा, 2 बार लिया जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि हम वर्ग के लिए अलग ट्रिक याद रखें, ऐसे जैसे वर्ग का क्षेत्रफल होता है, हम यदि उनको हाइड कर दें, कांस्टेंट को हाइड कर दें, पाई को हाइड कर दें, तो आर पाई आर स्क्वायर, आर गुणा आर, तो आर का पद कितनी बार लिया जाएगा, 2 बार। तो जो पद लिया है, जैसे भुजा में परिवर्तन किया गया, तो भुजा का परिवर्तन कितनी बार लिखना आपको, 2 बार। अच्छा, यदि आपके पास आयत आता है तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। अब यदि आपसे आयत के क्षेत्रफल की बात करें कि आयत का क्षेत्रफल कितना बढ़ेगा या घटेगा, तो 2 पद लेना है आपको, एक पद लंबाई का, एक पद चौड़ाई का। यदि आपको लंबाई का पद नहीं दिया गया तो छोड़ दीजिए, सिर्फ चौड़ाई के पद के कारण जो प्रभाव आएगा वो कैलकुलेट हो जाएगा। दोनों का दे रखा तो आपके दोनों पद अलग अलग आ जाएंगे। अच्छा, इसमें क्या होगा, भुजा एक ही भुजा यानी एक ही चीज होगी, उसी का पद 2 बार आएगा। उदाहरण में आशा करता हूं इस चीजों को समझ जाओ, क्योंकि ये वो सवाल हैं जो बार बार पूछे जाते हैं और आप इसका x² + 2x, x² - 2x या 2x² माइनस 2x - x² बटा 100 पता नहीं क्या ही क्या रट्टा मारते हो। सिंपल सा सवाल है, देखिएगा सवाल लिख रहा हूं मैं। किसी वर्ग की भुजा को, सवाल यहां से स्टार्ट होता है, किसी वर्ग की भुजा को 20% घटाया गया, किसी वर्ग की भुजा को 20% घटाया गया, इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सीधा आंसर है आपका 20% घटाने का मतलब क्या होता है, देखिएगा 36% आएगा, 44% आएगा। कई बच्चे 44 में मार देते हैं इसको। अरे भाई घटाया गया, सिंपल सी बात है, क्षेत्रफल होता है वर्ग का भुजा गुणा भुजा, और हम गुणनफल में परिवर्तन पढ़ रहे थे, इसका मतलब आपको आरंभ 100 से स्टार्ट करना है, भुजा का पद 2 बार लेना है आपको, बस इतना फोकस करना है आपको। 20% घटाया गया, 20 घटाने को आप पढ़ोगे 80/100। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप सिर्फ इसी प्रकार हल करें, अन्य चीजों पे फोकस ना करें। अच्छा, ट्रिक जो होती हैं वो आपको फेल करवा देंगी, कहीं ना कहीं दिक्कत आ जाएंगे, आप भूल जाओगे। 8 8 64 हो गया। अब आराम से तुलना कर लीजिए, जो राशि 100 थी वो आजकल 64 हो गई। 100 से 64 चले जाना मतलब 36% की क्या आ गई, कमी। अच्छा, कई बच्चे कहे हम ट्रिक से फास्ट कर सकते हैं, इस चीज से स्लो कर सकते हैं। तो जो बच्चे ट्रिक याद रख सकते हैं वो रट्टा मार सकते हैं सिर्फ, और जिनकी कैलकुलेशन अच्छी है, जो समझ सकते हैं, वो कैलकुलेशन फास्ट कर सकते हैं। इसलिए आप मेरे हिसाब से और भी फास्ट कर पाओगे। कई बार 16 से 2/3 आ जाएगा तो फंस जाओगे ट्रिकों के चक्कर में। तो देखिएगा, वर्ग की भुजा थी तो हमने पद 2 बार ले लिया। आशा करता हूं ये चीज समझ गए होंगे। यदि यही आयत आता तो दोनों का अलग अलग आ जाता, वर्ग आता तो अलग अलग आ जाता, सॉरी वर्ग आता तो सेम आ ही गया। जैसे यूं आता, एक आयत की लंबाई, एक आयत की लंबाई को 40% बढ़ाया गया, लंबाई को 40% बढ़ाया गया, तथा चौड़ाई को 20% घटाया गया, चौड़ाई को 20% घटाया गया। क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आपसे चीजें पूछ रहा है। तो आपको पता है आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 2 अलग अलग पद आएंगे, लंबाई का पद अलग आएगा, चौड़ाई का अलग आएगा। 100 इंटू लंबाई का पद आपको लेना 40 बढ़ाया गया 140/100, चौड़ाई 20 घटाया गया तो 80/100, बस इतना ही काम, आपको कुछ नहीं करना। ये लो 14 अंटे, देखिएगा 14 अंटे 112 होते हैं भाई, 14 अंटे 112। और तो कैलकुलेट करोगे आप, जो चीज 100 थी वो 112 पे आ गई, मतलब 12% की क्या हो गई, वृद्धि। आशा करता हूं ये चीज आप फास्टली समझ पा रहे होंगे। यदि यही आयतन की बात करें तो घनाभ के आयतन की बात करेगा, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, वही 3 पदों वाला आ गया, अलग अलग 3 पद लिखने हैं। यदि घन के आयतन की बात करेगा तो वही भुजा गुणा भुजा, भुजा वाला पद 3 बार आ जाएगा। वही है जैसे 3 साल लगातार अवमूल्यन या मूल्यवृद्धि हो तो क्या प्रभाव पड़ता है, वही होता है घन के आयतन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, घन की भुजा 10% घटाई गई। गांधी जैसा सवाल हम पहले कर चुके अवमूल्यन में, घन की भुजा 10% घटाई गई तो आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, सवाल है आयतन पर प्रभाव बताओ।
अरे स्मार्ट बच्चों की तरह बताना है, पूरा सवाल को फोकस नहीं करना, जो दिया है वो पूछा है वो कंटेंट फास्टली। घन की वजह 10% घटाई गया, आयतन पे क्या प्रभाव पड़ेगा? यू नो दैट द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज इक्वल टू, भाई घन का आयतन क्या होता है? भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा, भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा, मतलब भुजा का पद कितनी बार आएगा? 3 बार। घन का आयतन याद रखना है आपको, देखिएगा। तो 10% घटाएगी, मतलब स्टार्ट में जो 100 था 10 घटाया गया तो 90/100, 10 बढ़ा था तो 110 ले लेते हम। तीनों ही पद आपके सेम आएंगे क्योंकि भुजा वही है, तीनों पद सेम आएंगे। कैलकुलेट करोगे आपके पास आएगा 72.9, पहले आ चुका। 10% अवमूल्यन की वही बात है जो 10% भुजा घटा के आयतन प्राप्त करने की, तो आपके पास आ गया 27.1% की कमी। कहां से लाया मैं? जो चीज 100 थी वो आजकल 72.9 होगी, तो 27.1% की कमी। आशा करता हूं ये चीज आप समझ रहे होंगे। यदि आपको इन चीजों में कोई दिक्कत है तो प्लीज आप पिछले वीडियो जो स्लो बनाए गए हैं उनमें चले जाओ, वहां से देख लीजिएगा। हम फास्टली पढ़ रहे थे, तो ये तो था आपका गुणनफल पे प्रभाव ज्ञात करना। अब हम पढ़ रहे हैं इसका समायोजन करना, कि आपको गुणनफल स्थिर रखना है। जैसे मान लीजिए a इंटू बी इज इक्वल टू ए बी, इनका गुणनफल आ रहा है, इनमें समायोजन करना है। तो इनमें समायोजन सिंपल सा है। कैसे सिंपल है मैं आपको समझाता हूं, पहले फैक्ट समझाता हूं। यदि आपने a को इंक्रीज कर दिया, अकेले a को इंक्रीज कर दिया तो आपका गुणनफल सीधा बढ़ गया, यानी 100 जो गुणनफल हुआ करता था वो a को इंक्रीज करता ही उतना ही इंक्रीज हो गया। अब आपको उस गुणनफल को वापस या मान लीजिए समायोजन करके एडजस्ट करना है मान लीजिए, तो उससे आप b में कमी या वृद्धि करोगे। तो सिर्फ आपको गुणनफल की तुलना करनी है कि पहले इतना गुणनफल चला गया, हमको इतना रखना है। जैसे आप 120 पे चले गए, आपको 104 पे आना है, तो कितना कमी या कितनी वृद्धि करोगे? सिंपल सिंपल बातें हैं। मतलब देखिएगा, यहां मैं लिख दूं मूल्य गुणा क्या थी मात्रा बराबर आ गया व्यय। यहां लिख देता हूं भुजा फर्स्ट, लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर आ गया क्षेत्रफल। आपको बताना है क्षेत्रफल उतना ही रखें तो क्या करना है, क्षेत्रफल केवल इतना ही बढ़ पाए तो क्या करना है। यानी यदि आप एक पद को चेंज करोगे तो ये सीधा डायरेक्ट असर डालता है, डायरेक्ट असर डालेगा, ये चेंज हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग सेट हो जाएगा। फिर इसको एडजस्ट करना है, इस प्रकार एडजस्ट करना है इसको कि आपका गुणनफल केवल इतना ही रहे। सवाल लिख रहा हूं मैं, स्थिर रखना है तो क्या करना है, एक एक सवाल से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। किसी वस्तु का मूल्य 40% बढ़ गया, किसी वस्तु का मूल्य 40% बढ़ गया, तो इसकी खपत में कितने प्रतिशत कमी की जाए कि इसका खर्च अपरिवर्तित रहे। अच्छा, इसका खर्च अपरिवर्तित रहे, खर्च इतना बढ़ जाए, खर्च इतना घट जाए, हमें कोई मतलब नहीं है, कोई ट्रिक याद नहीं करवा रहा हम आपसे। सीधा देखिएगा, वस्तु का मूल्य 40 बढ़ गया तो पहला ये बढ़ गया 40, तो सीधा व्यय भी 40 बढ़ गया। यानी व्यय जो कभी 100 हुआ करता था, देखिएगा व्यय की कंडीशन देखते हैं। पहले 100 था, बढ़ाने के बाद कितना हो गया? 140 हो गया। ठीक है, अब जो कटौती होगी वो 140 में होगी, क्योंकि आपने इस चीज को 140 कर दिया। अब जो कटौती करोगे 140 में से करोगे, यानी आप 140 पे खड़े हैं। आपको सिंपल सा फैक्ट याद रखना है, मूल्य 40 बढ़ गया, इसका मतलब आप 100 पे थे और सीधा कहां चले गए? 140 पे चले गए। 100 से आप 140 पे चले गए। अब क्या करना है, कितना तोड़े कि खर्च अपरिवर्तित रहे। अपरिवर्तित का मतलब जितना था, तो 100 था, 140 से आपको वापस कहां आना है? 100 पे। मैं पिछले वीडियो में जब स्लो इसको बता रहा था तो आपको एग्जांपल दिए थे कि 100 रुपए किलो कोई चीज आया करती थी, आप बाजार में गए 100 रुपए लेके, लेकिन आपको जाने पे पता चला कि उसका भाव तो 140 हो गया। अब आपके पास शर्त है, या तो 40 रुपए और दो, यदि आप सिर्फ 100 ही खर्च करना चाह रहे हो तो 40 रुपए कम का सामान मिलेगा। किस भाव का? 140 का। मीन्स आपको वापस कहां आना है? एडजस्ट करना है, समायोजन करना है, वापस 100 पे आना है। कहां से? 140 से। तो 140 का मैं क्या करूं कि 100 पे चला जाऊं, तो मुझे 40 तोड़ना पड़ेगा। किसमें से? 140 में से। तो आपका सीधा फॉर्मूला बन गया, ट्रिक बन गई। ट्रिक से भी ऊपर चलिए ना आप, एक कदम एडवांस रखिए। ट्रिक बनाता कौन है? आप बनाइए, सीखिए क्यों होता है ऐसा। मैंने आपको हर एक पॉइंट का रीजन दिया है कि ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। तो इस चीजों को ध्यान से समझिएगा आप। क्योंकि इनको इंक्रीज करते गुणनफल इंक्रीज होगा, हमने पहले देखा है, इससे पहले इंक्रीज होगा। अब इसको वापस डिक्रीज करके इसके अकॉर्डिंग सेट करना है। तो आप 100 पे थे, 140 पे चले गए, 140 से आपको वापस 100 पे लाना है। एक संख्या है 140, उसका 100 बनाना है, बस ये सवाल है। 140 का 100 कैसे बनाओगे? तो 40, अच्छा प्रतिशत में बताना है। 140 का 100 कैसे बनेगा? गुणा नहीं करना है, कमी या वृद्धि करनी है। तो 140 में वृद्धि तो हो नहीं सकती, कमी होगी। कितने की होगी? 40 की। तो सवाल है कितने परसेंट तोड़ोगे कि 100 बन जाए? तो 140 में से हम 40 की कमी करेंगे, यानी 40 की कमी। कितने प्रतिशत की कमी बोलोगे इसको? तो 40 की कमी कर रहे हो किसमें से? 140 में। तो बेस क्या हो गया? 40/140 गुणा 100। आप देख पा रहे होंगे 40 बढ़ गया, इसका मतलब 40/140 लिया है। समझ गए होंगे, यही आपकी ट्रिक होती है। अच्छा, ये 20 बढ़ता तो यहाँ 120 आता, तो हम 20/120 लेते। 20 घटता तो ये 20/80 लेते, तो फिर उसको बढ़ाना पड़ता। आशा करता हूं इस चीजों को आप समझ पा रहे होंगे।
अच्छा, इसी में नई लाइन जुड़ जाए कि अब इसको पढ़ना, इस सवाल को स्टार्ट से पढ़ना। किसी वस्तु का मूल्य 40% बढ़ गया तो इसकी खपत में कितने % कमी की जाए कि इसका खर्च केवल मान लीजिए 12% ही बढ़ पाए, 12% ही बढ़ पाए। यह सवाल है भाई आपका। किसी वस्तु का मूल्य 40% बढ़ गया, इसकी खपत में कितने % कमी की जाए कि इसका खर्च केवल 12% ही बढ़ पाए। तो देखिएगा, 100 पे थे हम, 140 पे चले गए। ठीक है भाई, 40 बढ़ाते हम 140 पे चले गए। अब हम क्या कह रहे हैं, हमें रुकना कहाँ है, खर्च केवल 12% ही बढ़ पाए। हमारा मूल खर्च 100 था, अब हमारा खर्च 140 हो गया और हम चाह रहे हैं, चाहत है हमारी, क्या चाहत तो पता नहीं क्या क्या, लेकिन सवाल के अकॉर्डिंग चाहत है हमारी कि 112 पे हमें रुकना है। तो देखिएगा, खड़े कहाँ हो आप, 140 पे, और चाहत क्या है आपकी 112, मीन्स 140 का 112 बनाना है। बस सिंपल सा फैक्ट बता रहा हूं, आप 140 पे चले गए, 112 बनाना है। तो 140 का 112 कोई यंत्र मंत्र तंत्र से बनाओ, कोई झाड़ फूंक वगैरह से, या फिर कैसे बनाओगे, 140 का 112 कैसे बनाएंगे, आपसे सवाल आता है 140 का क्या करें कि 112 बन जाए। तो कमी करनी है आपको, सीधी सी बात है, प्रतिशत पढ़ रहे हैं, प्रतिशत में क्या करना है 140 के साथ, तो कमी करनी है। अब बताओ कितनी कमी करनी है, 140 को आपको 112 बनाना है, तो 28 तोड़ना है, 28 तोड़ना है, 28 की कमी किसमें से, 140 में से, तो 28 बटा 140 गुणा 100, और आपको पता होगा 28 पंजे 140, 20 पंजे 100, तो 20% की आपको क्या करनी है, कमी। बस ये हो गया सवाल आपका। सिंपल बातें, सिंपल सवाल है, सिंगल ध्यान दीजिए, पूरा प्रतिशत का टॉपिक मैं आपको करवा लाया। कहीं भी मैंने एक्स माना हो, कहीं भी मैंने 4-5 स्टेप्स लिखे हो, सीधा मेरी कोशिश ये है कि सिंगल स्टेप में आप सवाल निकालें। कहीं मैंने एक्स नहीं माना तो उम्मीद भी आपसे ये है इन सवालों के फंक्शनों को आप समझें और बिना कहीं एक्स वगैरह माने बिना आप सवालों को हल करें। ध्यान दीजिए, इसी को हम आयत के क्षेत्रफल से रिलेटेड करके पढ़ रहे हैं। आयत की लंबाई को एडजस्टमेंट पढ़ रहे हैं अपन, आयत की लंबाई को 20% बढ़ा दिया गया। अच्छा, बढ़ाया गया, इसका मतलब समझ गए होंगे, जो आयत का क्षेत्रफल पहले 100 हुआ करता था वो 120 हो गया। तो अब आपको समायोजन करना है, इसकी चौड़ाई को कितने % घटाया जाए, इसकी चौड़ाई को कितने % घटाया जाए कि इसका क्षेत्रफल केवल 8% ही बढ़ पाए। ये लो, अपरिवर्तित रहे तो 120 से 100 पे आना है, 8% ही बढ़ पाए। यानी चाहे आयत की बात करें, चाहे चावल की बात करें, चाहे चने की बात करें, चाहे किसी और चीज़ की बात करें, आपको फंक्शन मालूम होना चाहिए। आपके लिए आयत भी उतना ही महत्व रख रहा है जितना चावल रखता है, क्योंकि नंबर चावल का भी उतना ही मिलेगा जितना आपका आयत का मिलेगा। समझ पा रहे हो, आपको कोई भेदभाव नहीं करना है, एक्स वाई आयत तो भी वैसा ही करना है, सबके साथ प्यार से मतलब पेश आना है। समझ पा रहे होंगे ना आप। तो आयत की लंबाई थी, क्षेत्रफल था 100, लंबाई बढ़ाने के कारण क्षेत्रफल हो गया 120, क्योंकि एक राशि में इफेक्ट करोगे तो सीधा इस पे इफेक्ट डालेगा। ये 100 था, 120 चला गया। अच्छा, इसकी चौड़ाई कितना % घटाया जाए, इसका क्षेत्रफल 8% ही बढ़ पाए। मीन्स जो क्षेत्रफल आपका मूल क्षेत्रफल 100 था, अब हो गया 120। चाहत है आपको, ये चाहत याद रखना बस, आप चाहत है आपको कितने की, 108 की। तो देखिएगा आप 120 पे हो लेकिन आपको चाहत 108 की है, तो 120 से 108 कैसे करोगे, जैसे वजन कम करने की चाहत है आपकी, तो ये मान लीजिए 120 से 108 पे आना है आपको, तो क्या करोगे आप, 12 तोड़ोगे, किसमें से, 120 से। कितना % तोड़ा, यही आपसे पूछा है, 12 बटा 120 गुणा 100। भिन्न है, भिन्न को प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100% से मल्टीप्लाई करना है कि 100 से। कई बार सीधा थ्योरेटिकल सवाल पूछ लेता है। आपका आंसर आ गया 10%। बस आशा करता हूँ ये चीज़ आप समझ गए होंगे। बस रिवीजन वीडियो है, फास्टली चलना है आपको। मेरे को सिर्फ इतना बताना है कि इन सवालों को आप कैसे कैसे फास्टली हल करेंगे, और यदि आपको इनके बारे में नॉलेज नहीं है तो प्लीज़ आप इससे पीछे पहले के वीडियो पे चले जाएं, ठीक है, और उसमें आप आराम से समझ पाएंगे। एक लास्ट फंक्शन और मैं प्रतिशत का कराता हूँ, हालांकि विविध सवाल बहुत सारे हैं, जरूर नहीं % आपका 1-1.5 घंटे में पूरा हो, लेकिन मैंने मोटे मोटे सवालों को टच करने की कोशिश करी है। एक फंक्शन जो रह गया, एक लास्ट फंक्शन है जो अक्सर कई बार कंपटीशन में पूछा जाता है। मान लीजिए आप भाव x% इंक्रीज कर रहे हो, किसी वस्तु का भाव x% इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे हो, तो उसके कारण वस्तु की मात्रा पे सीधा प्रभाव पड़ता है। तो या तो वस्तु की मात्रा आपसे पूछ लेता है, कई बार वो आपको बताता है इतने रुपए में इतने किलोग्राम कम या ज्यादा खरीदी गई, तो पुराना भाव बताओ, नया भाव बताओ। तो मैं सीधा यहाँ फंक्शन लिख देता हूँ, फंक्शन देख लीजिएगा आप और उसके अकॉर्डिंग सवाल हल कर लीजिएगा। फंक्शन है आपका सीधा, ये लास्ट फंक्शन लिख देता हूं, फंक्शन नंबर 5 आपका करके लिख देता हूं यहां पे। फंक्शन नंबर 5 है, यदि ध्यान से देखिएगा फंक्शन को, वस्तु के भाव में ±x%, इसका मतलब समझ गए होंगे, भाव x% बढ़ जाए या x% घट जाए। किसी वस्तु के भाव में ±x% परिवर्तन से कोई व्यक्ति
या कोई वस्तु लिख देता हूं, कोई वस्तु आर रुपए, आर इंडिकेट कर रहा है रुपए में, आर रुपए में पी मात्रा को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है, आर रुपए में पी इकाई कम या ज्यादा खरीदी जाती है। देखो भाव बढ़ जाएगा तो चीजें कम आने लगेंगी उतने रुपए में, भाव घट जाएगा तो चीजें ज्यादा आने लगेंगी, खरीदी जाती है, खरीदी जाती है। तो अब आपसे पूछता है वस्तु का प्रारंभिक भाव क्या है, वस्तु का अंतिम भाव क्या है। यदि आप बेसिक से इसको हल करोगे तो आपके पास बहुत टाइम लगेगा, बिकॉज x% परिवर्तन से इसका उल्टा इफेक्ट होता है 100 प्लस माइनस x वाला, उससे आपके पास इसकी इकाई का प्रभाव आएगा, फिर इकाई की वैल्यू इकाई के इक्वल करके पुराना भाव नए भाव निकालोगे तो आपको टाइम लगेगा। मैं फास्ट फंक्शन यहां लिख देता हूं। तो प्रारंभिक भाव कैसे निकालेंगे आप, प्रारंभिक भाव, प्रारंभिक भाव को आपको फास्टली कैसे कैलकुलेट करना है, वो दिया गया x ऐसा का ऐसा बटे 100 प्लस माइनस एक्स इनटू मूल्य जो होता है, मैं बार बार बता चुका, मूल्य बराबर होता है रुपए बटा मात्रा। तो रुपए बटा, आपको मूल्य निकालना है प्रारंभिक भाव या प्रारंभिक मूल्य, तो रुपए बटा मात्रा। अब आप कहोगे ये तो कम ज्यादा है, तो भाई ये भी तो भाव भी तो कम ज्यादा है, भाव कौन सा ओरिजिनल ले रहे हो आप, तो ये कम ज्यादा भाव तो ये कम ज्यादा मात्रा, तो रुपए बटा मात्रा, रुपए क्या है आर, मात्रा क्या है पी, ये लो, ये तो हो गया आपका पुराना भाव। कैसे सवाल आता है कि चावल का मूल्य 20% बढ़ जाने से एक आदमी 400 रुपए में 3 किलोग्राम चावल कम खरीद पाता है, तो बताओ पुराना भाव क्या था। 20% बढ़ जाने से तो आप लिखोगे 20 बटा 120 गुणा 400 बटा 3, हो गया सवाल आपका, सिंपल सा फैक्ट है। अच्छा, वर्तमान भाव या अब का भाव, अब का या वर्तमान या बड़ा घटा भाव, वर्तमान भाव, उसके लिए तो कुछ नहीं करना, x डिवाइड बाई 100 लेना है। देखो पहले 100 था, भाव 100 प्लस माइनस एक्स हुआ, तो उल्टा, ये 100 प्लस माइनस एक्स पहले की मात्रा थी तो ये अब की मात्रा है, समझ पा रहे होंगे आप, इनटू वही रुपए बटा मात्रा। अब आप देख पा रहे होंगे इसमें अंतर किस चीज का, इसमें अंतर बस इसी चीज का अंतर है, ये लो, ये अंतर है, इसमें ये है और इसमें ये है, बस इसको याद कर लेना आप अच्छे से। ये प्रारंभिक भाव है, ये वर्तमान भाव है, अच्छे से देखो, रुपए बटा मात्रा, मैं लिख देता हूं हिंदी में रुपए बटा मात्रा। अच्छा, एक्स वो था जो कमी या वृद्धि होगी, वृद्धि होती है तो 100 के साथ बढ़ा के पढ़ो, कमी होती है तो घटा के पढ़ो, और एक में सिर्फ कमी के साथ 100 लेना है और एक में 100 के साथ बढ़ा घटा लेना है। तो यदि 100 के सिर्फ 100 ले रहे हो तो वर्तमान भाव आएगा, 100 के साथ ये ले रहे हो तो प्रारंभिक भाव आएगा। कभी मौका मिला तो मैं आपको बताऊंगा ऐसा क्यों होता है, क्योंकि फास्ट रिवीजन वीडियो था, एक बार आप इसको देख लीजिए, नोट कर लीजिए, मैं सिर्फ लास्ट सवाल इस पर करा रहा हूं अभी, तो देखिएगा, नोट कर लीजिए भाई, इस चीज को देख लीजिएगा एक बार। अब सवाल है आपका, इसमें सवाल कैसे पूछता है आपसे, सवाल यूं पूछता है, चावल का मूल्य, चावल का मूल्य 20% बढ़ जाने से, चावल का मूल्य 20% बढ़ जाने से अब, चावल का मूल्य 20% बढ़ जाने से अब 360 रुपए में 2 किलोग्राम, 360 रुपए में, उधर दिखाई नहीं दे रहा होगा भाई, चावल का मूल्य 20% बढ़ जाने से अब 360 रुपए में 2 किलोग्राम चावल कम खरीदे जाने लगे, कम खरीदे जाने लगे। तो चावल का पुराना भाव बताओ, चावल का पुराना भाव या प्रारंभिक मूल्य बताओ। तो देखिएगा सवाल बना, चावल का मूल्य 20% बढ़ गया, 20%, देखो मूल्य ज्यादा होगा तो जाहिर सी बात है सामान कम खरीद पाएंगे हम। तो जो बंदा 360 रुपए फिक्स कर रखा था, पहले भी घर में 360 के चावल आते थे, अभी भी 360 के चावल आ रहे हैं, तो पहले से 2 किलो कम आ रहे हैं, अब की बार मात्रा दे दी, परसेंटेज नहीं दिया। तो पुराना भाव, पुराने भाव के लिए क्या करना है आपको, सीधा 20 बटा 120 लिखना है, नए भाव के लिए यहाँ 100 लेना है सिर्फ, सीधा सवाल है। पुराना भाव 20 बटा 120 बढ़ गया तो 120 गुणा रुपए बटा मात्रा, सीधा ठोकिए 360 बटा 2, ये लो ठोक दो, हो गया। इतना ही सिंपल सवाल है, कोई खास लफड़ा नहीं है इसमें। 20 सिक्का 120, 6 6 36, 60 बटा 2, 30 रुपए किलो चावल मिलता था पहले। अब की बात है तो 30 में 20% बढ़ा दो, या तो एक फंक्शन याद रखो अगला मत रखो, जैसे प्रारंभिक का रख लो, वर्तमान पूछे तो 30 में से 20% बढ़ गया तो 30 का 20% होता है, अब 36 का भाव हो गया। या फिर अब का भाव, यदि आपसे अब का भाव पूछे तो अब के भाव के लिए क्या करना, x बटा 100, यानी 20 बड़ा था, x किसको इंडिकेट कर रहा है, 20 को, 20 बटा 100 गुणा रुपए बटा मात्रा 36 बटा 360 बटा 2, ये लो, 00 से 00, 2 से 2, कितना आ गया 36। कैलकुलेट कर लीजिए आराम से, 30 पुराना था, 36 नया, क्या 20% बढ़ रहा है, बिल्कुल आपको पता चलेगा 20% बढ़ रहा है।
तो इस प्रकार आप इन फंक्शनों को याद रखेंगे तो फटाफट आप सवाल हल कर पाएंगे। और उम्मीद भी आपसे यही है कि विदाउट पेन कॉपी, यानी जितना हो सके प्रारंभिक टाइप के सवालों को तो आप बिना पेन कॉपी हल करें। अच्छा, खूब कोशिश की गई है मेरे द्वारा लगभग सवाल कवर करने की, फिर भी ऐसा नहीं है कि हम 1-1.5 घंटे के वीडियो में पूरा प्रतिशत का जो अथा टॉपिक है उसको हम कवर करें, क्योंकि ये लगभग हर प्रकार के आधे से ज़्यादा अंकगणित को कवर करता है। फिर भी कोशिश की गई है मेरे द्वारा कि जहाँ तक हो सके मैं इस चीज़ को कवर करूँ। फिर भी यदि किसी प्रकार के प्रश्नों में आपको कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ आपका सदैव स्वागत है, कमेंट बॉक्स में आइए। और अन्य भी कोई किसी प्रकार के सुझाव है कि किस प्रकार का वीडियो, जैसे इससे स्लो बनाना है, इससे फास्ट बनाना है, या टॉपिक वाइज टॉपिक और शॉर्ट करना है, या और इसका एक्सप्लेन करना है, तो प्लीज़ ये सारी चीज़ें आप मुझे अवगत कराएं। आपके सुझावों का सदैव स्वागत रहेगा। साथ ही यदि आपको ये चीज़ें अच्छी लगती हैं तो इस चीज़ को प्लीज़ और लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। निवेदन है मेरा आपसे कि इन चीज़ों को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिलते हैं फिर कभी नेक्स्ट वीडियो में।